हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज एपिसोड 227 के जवाब दूंगी। आई होप कि आज कोई प्रश्न छूटे नहीं, क्योंकि मैं लगातार सारे प्रश्न पढ़ रही हूँ। बट इस बार मैंने टाइम निकाल के ऐसे दो कमेंट्स के ऊपर कि जिन्होंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, मैंने लास्ट कमेंट में ना जाके उसको रीड करा, पूरे कमेंट सेक्शन को एक बार दोबारा स्क्रॉल करा, तो उनका कमेंट वहाँ था ही नहीं। तो आप प्लीज चेक कर लो, उसमें मैं नहीं रिमूव कर रही हूँ। कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको वहां पर यूट्यूब का सिस्टम डिफॉल्ट देखता है कि वो कुछ गलत लग रहे हैं, एंड वो रिमूव हो जाते हैं। बड़े छोटे होने की वजह से कोई कमेंट रिमूव नहीं हो रहा है, तो मैं पर्पजली इस वीडियो का है, मान लीजिए ये वीडियो मैंने खोली है ना, और यहाँ पर इसके कमेंट आते हैं और उसके बाद मैं बिल्कुल लास्ट पे चली जाती हूँ। जिसने सबसे पहले कमेंट किया होगा उसका सबसे लास्ट में आता है, एंड देन मैं लाइन से ऐसे 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 पढ़ती जाती हूँ। तो कोई क्वेश्चन मैं पर्पजली छोड़ूं ऐसा नहीं हो रहा है। इवन मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रही हूँ। पिछले 1.5-2 महीने में शायद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है लॉन्ग की वजह से या स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। लास्ट वाले में भी अगर आप लोगों को याद हो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, फिर मैंने टाइम देखा और फिर मैंने उसको दोबारा लास्ट में पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहने का मतलब बैठी ही हूँ जवाब देने के लिए। तो किसी का प्रश्न छोड़ना मेरे लिए कोई लॉजिक नहीं है कि उसे मैं छोड़ दूं, तो मैं सवालों के जवाब देने बैठी क्यों हूँ अगर मुझे छोड़ना है तो। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। आज एपिसोड 227 में जितने भी कमेंट है मैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। आज का एपिसोड इसी बारे में होगा। चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन है, दो तो दिल आए हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड को शादी से पहले से मानसिक बीमारी है, वो मुझे कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, बाकी सबके साथ नॉर्मल रहते हैं। 6 इयर्स का बेटा भी बहुत परेशान होता है और अपने पापा को बहुत गुस्सा करता है। जब हस्बैंड ठीक रहते हैं तो वो भी उनके साथ ठीक रहता है। अरेंज मैरिज है। इस पे दो इन्होंने वो दिए हैं लोगों ने जवाब। सेम हाल मेरा भी है, मेरा 8 साल का है, दूसरा बच्चा किया ही नहीं हमने। और एक कह रही है तो आप उनसे कैसे डील करते हो सिचुएशन को, उसका कोई जवाब नहीं आया। देखो, अगर परेशानी मानसिक है तो डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो आप उनको सब्जी में मिला के खिलाएं किसी भी रूप में। अगर वो मानसिक रोगी अपनी मेडिसिन टाइम पे लेता रहता है तो वो कंट्रोल में रहता है ना। इतना हाइपर उनको होने मत दो कि वो मेडिसिन लेने में भी आनाकानी करने लगे। तो जब वो थोड़े ठीक रहते हैं ना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी दवाई ना टूटे, समय पे उनकी दवाई चलती रहे, तो वो नॉर्मल रहेंगे। मानसिक बीमारी भी शारीरिक बीमारी की तरह है, इलाज करोगे तो सही हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन नहीं है, मैं मान रही हूँ। पति के ऊपर हम चाहते हैं कि हम डिपेंडेंट होकर रहें इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, लेकिन पति ही अगर कुछ पीड़ित मिल गया इस तरीके से तो लाइफ तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको यही करना है कि उनको एक साइकोलॉजिस्ट को, दिमाग के डॉक्टर को दिखवा लो जब वो ठीक होते हैं। अगर अभी तक नहीं दिखाया, और जो भी वो दवाई देते हैं आपको बस उनकी दवाई नियम से करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आपने मुझे सलाह दी थी कि बेटी के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखो जिससे वो ज्यादा बड़ी गलती करने से पहले सोचे। एनीवेज, मैंने उसे बहुत मैनिपुलेट किया, प्यार से सब समझाया, उसने प्रॉमिस भी किया इस साल मेहनत करेगी पर पढ़ाई में ड्रॉप लेकर नेक्स्ट ईयर CUET की अच्छी तैयारी करेगी। उसके व्यवहार में लेकिन कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, अभी भी 24 घंटे फोन ही देख रही है। ज्यादा टुडे ताकि ना करने से टोका टाकी होगा। घर का माहौल थोड़ा ठीक है, अब आप बताएं। उस बगारी सा करके उससे 1 साल का टाइम दें, उस पर भरोसा होगा, या जबरदस्ती कॉलेज में एडमिशन करवा दें। बाकी हम उससे बहुत प्यार से डील कर रहे हैं, पढ़ने में वो शुरू से ही ठीक है, ब्रिलियंट है बोल सकते हैं। बस 12th में 74% आए तो हमें डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। 10th में तो 92% आए थे। देखो, सबसे आपकी अभी प्रायोरिटी वही है कि आपकी बेटी आपके हाथ से ना चली जाए। नंबर जाएं या रुकें वो एक अलग चीज है, लेकिन आपकी बेटी ही रहे। अभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी पर रखो। कलेश घर में कम हो गया है, थोड़ा इस चीज को ही कंटिन्यू करो। जब घर में सुख शांति और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन कहीं बाहर नहीं भगता। ये बात बच्चों की नहीं है, पति पत्नी किसी की भी है। अगर हमें घर में ही असली में सुकून और सुख महसूस हो रहा है कि अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे बैठ के, तो हम ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ नहीं भागते। ठीक है, लेकिन बेटियां जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड होती हैं कि भाई उन्हें किसी ना किसी के साथ शादी करके जाना ही जाना है। तो आपका काम सिर्फ इतना है फिलहाल
अभी उस पर भरोसा कर लो, 1 साल का जुआ खेल लो। अभी आपको ये नहीं देखना कि मेरी बेटी का करियर कहाँ जा रहा है, आपको ये देखना है कि मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं चली जाए। सही गलत उसकी सारी बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना वो सही के दायरे में कह रही है आपसे करने के लिए, सिर्फ जहां तक बात है कि हम इस पे विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे, कर लो। शर्त के साथ ही करना कि भाई देख तेरे ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, तू इतनी ब्रिलियंट है, होशियार है, तू कह रही है तो कुछ सोच समझ के कह रही होगी, बस बेटा ये देख ले कि 1 साल से ज्यादा का रिस्क नहीं लियो, क्योंकि ये टाइम होता है, इस टाइम फ्रेम में आपने कुछ कर लिया तो कर लिया, बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं आता है। उसको मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स बताते चलो। माँ बाप का फर्ज ही यही बचा है आज के टाइम पे, जो मुझे लगता है कि बच्चा कह रहा है मुझे यहाँ कूदना है, आप उसे कूदने से क्या अच्छा होएगा क्या बुरा होएगा, दोनों चीज बता दो और उसके बाद फैसला छोड़ दो बच्चे पे। और तीसरा डिस्क्लोजर ये दिया जाता है कि भाई जो भी तू करेगी, अगर तुझे कुछ नुकसान हो गया कुछ हो गया, ठीक है हमें दुख होगा, लेकिन बीइंग अ माँ बाप हम तेरे साथ खड़े रहेंगे उस टाइम पे भी, क्योंकि तू हमारा बच्चा है ना। तो ये कह के आप उसका बस भरोसा अभी बनाए रखो, अपना बॉन्ड और मजबूत करो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई एम बिग फैन, प्लीज रीड माय कमेंट। में थोड़ा लंबा हो, मेरी शादी को 13 साल हो गए, ससुराल एंड हस्बैंड सब टॉक्सिक हैं। आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली है डील करने में, बट कहते हैं ना अपनों से हार जाते हैं। मायके में छोटा भाई है 30 साल का, 3 साल पहले उसका रिश्ता आया था, लड़की रिश्तेदारी में थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, दोनों ने एक दूसरे को पसंद करा, शादी पक्की हो गई, रोका कर दिया, बट फिर उन दोनों में इश्यूज शुरू हो गए। भाई को लगने लगा कि उसने जल्दबाजी करी है एंड उसको इससे बेटर लड़की मिल सकती थी। लड़की के फादर भी अजीब से डोमिनेटिंग से थे, इश्यूज होने लगे, तो शादी से 20 दिन पहले डिसाइड हुआ कि एक बार बैठकर सब बात कर लें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जिस दिन बैठना था उससे एक रात पहले लड़की की मम्मी ने मेरी मम्मी को फोन करके बोल दिया कि हम रिश्ता नहीं रखना चाहते और सगाई तोड़ दी। काफी मेडिटेशन करने की कोशिश करनी की, बट उसके पेरेंट्स ने बात तक करने के लिए मना कर दिया और रिश्तेदारों को मेरे भाई के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला। भाई इन सबसे डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेट हो गया, रोज मम्मी पापा से लड़ता है कि तुम भी कुछ बोलो लोगों से। मेरे मम्मी पापा ने कोशिश की, बट काफी लोगों ने उनके फोन ही नहीं उठाए। फिर 3 महीने बाद पता चला कि उस लड़की की शादी हो गई। अब लास्ट ईयर से सब भाई को समझते हैं कि मूव ऑन करो, समझाते हैं कहीं और रिश्ता देखो, वो मान गया, बट हर लड़की को उस लड़की से कंपेयर करता है। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए बट सब जगह मना कर देता है, कभी सामने से मना हो जाती है। मैंने बहुत समझाया कि कंपेटिबिलिटी देख ले, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है, बट उसको समझ नहीं आता। अब लास्ट मंथ 30 का हुआ है, तो अब सबको टेंशन बढ़ गई है, मम्मी पापा रिश्तेदार जिसका भी फोन आता है मुझे कहते हैं समझा उसको, तू ही समझा सकती है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी, उसको नहीं समझ आता। इवन वो भी मुझे ही सुना देता है कि मैं कोई एफर्ट नहीं कर रही उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में। अब चाहे मायके जाऊं या वहां बात हो, यही सब बातें होती रहती है, मेरा मन बहुत परेशान रहता है कि मैं और क्या कर सकती हूँ। मैंने भी मीडिएटर के पास उसकी प्रोफाइल भेजी हुई है, कोई अच्छा रिश्ता आता है तो उसको भेजती हूँ, पर वो हाँ ही नहीं करता मिलने के लिए। फिर साथ ही बोलता है कि लोगों की बहनें भाग दौड़ करती हैं भाई के रिश्ते के लिए, तुम घर बैठी रहती हो। अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर का रिश्ता आया, लड़की वालों ने हाँ कर दी, बट इसने जवाब ही नहीं दिया। उनके 3 फोन आए कि प्लीज अपना आंसर दे दो, नहीं तो हम कहीं और देखें। हर बार इसने टाल दी बात। फिर उनका 4th कॉल आया कि हमें लगता है आप इसलिए आंसर नहीं दे पा रही क्योंकि आपका बेटा किसी प्रेशर में है, तो हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। मेरे मम्मी पापा का इतना मन दुख गया कि अब वो और ज्यादा परेशान है, पर भाई को पता नहीं क्या 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 है, समझ ही नहीं आता। प्लीज हेल्प मी, क्या करूं? एंड प्लीज बताना आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली मेरे भाई के साथ क्या इशू है, करनी भी है और नहीं भी करनी, कुछ समझ नहीं आता, प्लीज हेल्प। बहुत बड़ा क्वेश्चन था आपका, ठीक है, लेकिन चलो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं थी तो पढ़ा गया। आपके भाई की जो प्रॉब्लम है ना, वो ये हुई है कि जब वहां पहला रिश्ता जो टूटा, अगर ये अपनी तरफ से तोड़ देता तो कुछ नहीं था, सामने से लड़की वालों ने मना कर दिया ना, इसकी मेल ईगो हर्ट हो गई। अब इसके दिमाग से वो लड़की निकल नहीं रही। मजे की बात की 3.5 महीने बाद ही उसकी शादी भी हो गई, तो वो लड़की तो सेट हो गई अपनी लाइफ में। और ये प्रूव हो जाता है जब इस तरीके के रिश्ते होते हैं कि भाई देख, हम में तो कमी है नहीं, हमें तो मिल गया जिसके साथ हमें जीवन बिताना था, अब तू देख ले अपना। ठीक है, ये हुआ। दूसरा क्या, ये जो इधर उधर प्रेशर बना रहा है कि बहनें दूसरों की देखती हैं, ये वो ये दिखाना चाह रहा है, अपने आप को कह लो या समाज को कह लो कि भाई मेरे रिश्ते बहुत आ रहे हैं। ठीक है, ये भी उसका ईगो बूस्ट हो रहा है, बस और कुछ नहीं।
तो कुल मिला के आपके भाई की ईगो हर्ट हुई है और वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए सारे प्रपंच कर रहा है। अब अगर आप उसकी साइड लेके उसके लिए लड़कियां लाते रहोगे, वो यही करता रहेगा जब तक उसको ये रियलाइज ना हो जाए कि भैया अब एज ज्यादा हो गई, अब तो रिश्ते भी नहीं आ रहे, उस दिन वो हाँ करेगा। ठीक है, रही बात आपके उल्हानों की, जितने भी रिश्ते आपकी तरफ से आ रहे हैं नोट डाउन करके रखो, गिनवा दो कि भैया 6 रिश्ते में ले आई, उसमें तूने ये नहीं करा, इसमें तूने ये नहीं करा, इसमें तूने ये नहीं करा, अब मेरी बस हो गई, मैं सारे जमाने में झूठी बनती फिरूंगी क्या? एक ही लड़की चाहिए तुझे या 25-30 चाहिए? ठीक है, दूसरी बात, जब उसके लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे ना, फिर जब एक रिश्ता आएगा वो उसे हाँ करेगा, देख लेना। तो अभी वो केवल और केवल अभी भी उस लड़की का दिमाग उस चल रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि मेरे लिए कितने रिश्ते आ रहे हैं, मैं यहाँ नहीं करता। और दूसरी चीज ये है कि वो खुद में कंफ्यूज है। अभी उसको ना हमेशा ये लग रहा है वो लड़की बिल्कुल मिल रही है कि मेरे को इससे बेटर मिल सकती थी। ऐसा आदमी ना कभी भी किसी चीज को लेके श्योर होता ही नहीं। और अच्छा है वो हाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे अनसर्टेन आदमी के साथ जो भी लड़की शादी में बंधेगी फिर उसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो जब तक ये मन पक्का ना कर लेना कि यही मेरे को मिलेगी, इससे बेहतर नहीं मिलने की, जब तक इसे करनी भी नहीं चाहिए, भले 30 का क्या 40 का भी हो। ठीक है, तो अब आपको ये करना है, जितने भी अभी तक रिश्ते लाई हो ना, उनका डेटा अपना तैयार रखो। माँ बाप को बोलो चिल मारो, ये करेगा लेकिन वो तभी करेगा जब इसके लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप अपनी भागदौड़ बंद कर दो, उसे कह दो कि भाई बहुत जगह अपनी बेइज्जती करा ली, हाँ वहाँ तुझे करनी नहीं, हाँ ना ना तू जवाब ही नहीं देता, हम ला के लड़के वाले पागल थोड़ी हैं, या हम या लड़के वाले दोनों ही। ठीक है, तो अब तू देख ले, जब तेरा एक्चुअल में मन हो बात करने का, लड़की से शादी करने का, तुझे लगे कि तेरे लायक कोई लड़की इस दुनिया में है, उस दिन देख लियो, कोई रिश्ता आएगा तो हाँ कर दियो, अपने आप ही आ जाएगा। अब हम तो कर चुके। जब बंदे को ये लगता है ना अब कोई नहीं मेरी हाँ हूँ सुन रहा, कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मुझे तो छोड़ दिया इन्होंने, हाय अब मैं क्या करूंगा, वो जब हाँ करेगा। करके देख लो ये, नहीं तो आप लाते रहो, वो ऐसे ही मना करता रहेगा जब तक उसको कहना है हरे में आग रहेगी ना कि भाई मेरे लिए तो रिश्ते बहुत, तब तक वो यही करता रहेगा, ये बढ़िया है, इससे बढ़िया और तो नहीं मिल जाएगी। जब ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, जब वो कोई एक पे हाथ रखेगा कि ठीक है अच्छा भैया जैसी भी है करवा दो, वो करने का ही नहीं तो तब तक यही करता रहेगा। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 15 साल हो गए, मैंने MCA B.Ed किया हुआ है, 15 साल पहले मेरी अच्छी जॉब भी लग गई थी, लेकिन मैं जॉब नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बच्चे को मेरी सास ने रखने से मना कर दिया। अब मैं जॉब करने को कहती हूँ तो हस्बैंड बोलते हैं कि बच्चे कौन देखेगा, तो मुझे लगता है कि जॉब भी नहीं करने देते और खर्चा भी नहीं देते। 2500 में होता ही क्या है, बच्चों के लिए भी कुछ लेना हो तो बहुत लड़ भिड़ कर लेना पड़ता है हस्बैंड से। मेरी सास से भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे साथ मारपीट तक करवाई है उसने। तो आप कुल मिला के आपको क्वालिफाइड भी हो और जॉब करने की जरूरत भी है, तो आप अपना एक ही मोटिव बनाओ कि मुझे जॉब करनी है। हस्बैंड मना कर रहे हैं, आप अपनी बात रखते रहो, हस्बैंड अपनी बात रखते रहेंगे, लड़ो भिड़ो हो मत, शांति से कहती रहो कि जॉब तो मुझे करनी है। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि मुझे पैसे इतने दो कि मुझे जरूरत ना पड़े, नहीं हो रहा मुझे जॉब करनी है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, उनके प्रॉब्लम जानो, क्यों नहीं करने दे रहे। मुद्दा एंड में आके सब कुछ सही होता है तो वहां अटकता, मैं नहीं करवाने का, घर में हेल्प अपने आप देखियो। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि शुरू के 2-3 साल भाई साहब रेल बनेगी आपकी कि घर भी ये भी कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो समझदार होने लगेंगे। एंड में आके यहाँ तोड़ते हैं ये बहू को कि भैया घर का हम कुछ नहीं करने के, वो लड़की सोचती है कि भाई मैं घर का कैसे करूंगी ये वो, लेकिन सब हो जाता है, जब निकलोगी तो हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए आया था पिछली बार एक क्वेश्चन, तो मैंने भी यही कहा था कि उसको कुल मिला के कुछ ऐसी एक्टिविटीज दो जिसमें उसकी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब होने का उसको जरिया मिले। एक और आया है, अच्छा लगा मुझे, मैंने प्रियंका को भी सुनाया था इसलिए मैं बता रही हूँ। हाइपर एक्टिव बच्चों को पार्क या खुली जगह पर खेलने के लिए छोड़ दें, इससे धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। मैंने अपने बेटे के लिए यही अपनाया था जब मैं छोटा था, अब मेरा बेटा 22 वर्ष का हो गया और यह तरीका काम करता है। मुझे भी किसी ने बताया था बच्चे बड़े होकर शांत हो जाते हैं। धन्यवाद। ठीक है, कुल मिला के खुली जगह में जाने से यही होएगा ना कि भाई बात जो है वो कुछ टूटने फूटने की, उसके कहीं चोट लगने की वो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। खुली जगह में मैदान में पार्क में खेलेगा, गिरेगा भी तो चोट इतनी नहीं लगेगी, है ना, तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी तो फिर शांत होता है।
नेक्स्ट, मुझे बेवकूफ लोगों से बात करने में इरिटेशन होती है, रहना पड़ता है वहां। कई बार एक कमरे में 8 स्टाफ है, टीचर को आना है, स्टूडेंट की छुट्टी कर देते हैं। गवर्नमेंट और कोई जगह नहीं है। ईयरबड्स लगा लो तो एरोगेंट बोलेगा, एंड ऑल्सो मुझे भी लगता है मैं एरोगेंट दिख रही हूँ, बट झेला भी नहीं जाता। बेवकूफी का लेवल ऐसा है कि छोटा सा ऑनलाइन का काम कराने के लिए ₹500 की पार्टी देंगे, बट खुद ठीक से रहन सहन भी नहीं है। एंड ऑल्सो जो अपसेंट है उसकी बैक बाइटिंग चालू हो जाती है। इरिटेशन का लेवल मेरा सुपर हाई होता है। देखो ये चीज ना, अपने अंदर टैलेंट डेवलप करना ही होगा। आप दुनिया में रह रहे हो, दुनिया में हर तरीके का इंसान है और हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, ऐसे में वो कहती थी, और सच में उसने, कि मैंने ना ये टैलेंट डेवलप कर रखा है कि मैं बाहर बैठी हूँ, सबके बीच में बैठी हूँ, हाँ हाँ भी करती रहूंगी, और एक्चुअली मुझे कुछ सुनाई नहीं देता कि वो कह क्या रहे हैं। तो मुझे ये लगा था कि हाँ भाई, ये तो बहुत कैड़ा टैलेंट है, क्योंकि उसके भी ससुराल वगैरह टॉक्सिक थी, तो उसने ये टैलेंट अपने अंदर डेवलप कर लिया था और वो दिखता था। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं 50% कर पाई। अभी क्या है, मैं भी हाँ 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 ठीक है, आपको एक लेवल का अंदाजा हो गया। आपके थोड़ी 500 रुपये खर्च करवा रहे हैं, रहन सहन है, उनका मन है, वो जो भी पहने। मुद्दा इरिटेशन का तब हो कि हमारे जैसे तू भी पहन, वो तुम्हें टोक रहे हो, कुछ कह रहे हो। ये भी कहते हैं, उसका भी इलाज है कि सबका अपना स्टाइल है, सबका अपना तरीका है, कोई किसी पे खर्च करता है, कोई किसी पे। कुछ भी कह के आपको उन्हें सुधारने नहीं जाना। आप ये मान के चलो कि आपको 4-6 घंटे बिताने हैं, कुछ टाइम वो भी फोन चलाएंगे, कुछ टाइम आप भी चलाओगे, ऐसी कंडीशन में जब बच्चे नहीं है। और फिर अपना, नहीं तो बेस्ट होता है कुछ ऑफिस का, जैसे हमारा तो काम ऑफिस का या क्राफ्ट का, जो मैं बच्चों के साथ नहीं कर पाती, रजिस्टर सही करने हैं, कुछ भी है, वो सब मैं कर लेती हूँ, तो वहां अपना टाइम निकल जाता है। तो खुद को आपको व्यस्त रखना है। दूसरी चीज, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने में अच्छी नहीं लगती, तो आप सब कुछ सही नहीं कर सकते ना अपने हिसाब से, कि मेरी दुनिया में जो उतना ही दिखेगा जितना मुझे अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी हक है। बैठ रहे हैं वो, अब आपके सामने बैठे हैं, तो आपका टॉलरेंस लेवल शायद बढ़ाने के लिए ही भगवान ने उन्हें आपके साथ भेजा है। बढ़ जाएगा तो ऐसे लोग भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं, ये भी होता है। जब आपको इससे लोगों से इरिटेशन होनी बंद हो जाती है ना, आप उन्हें हैंडल करना सीख जाते हो। मेरे साथ ये हुआ है। तो ऐसे बेवकूफ लोग आपके सामने आने भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, अच्छे लोग ही मिलेंगे फिर आपको। तो वो जब तक आप सीखोगे नहीं, ऐसे लोग बने रहेंगे आपकी लाइफ में। नेक्स्ट, मेरी लव मैरिज को 5 साल हो चुके हैं। शुरू से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और लगातार मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया। मुझे घर के फैशन से अलग रखा गया, फैसलों, मेरे पेरेंट्स की भी बेइज्जती की गई और मुझे बदनाम किया गया। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद दिल्ली में मेरे पेरेंट्स और ससुराल से आए, सास के बीच झगड़ा हुआ। मेरी मदर ही सबके लिए खाना बनाया करती थी। मैंने पहली बार सबके सामने मकान मालिक भी अपने साथ हुए अत्याचार जो ससुराल में हुए थे 1 साल तक बताए। इससे पहले इन लॉज ने मेरी आवाज तक नहीं सुनी थी, मुझे पागल, बेजुबान, बेअकल समझते थे। उनके खिलाफ मैं सबके सामने मैंने शर्त रख दी कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही मैं रहूंगी, वो मेरे बच्चे को लेकर ससुराल आ जा सकते हैं। इसी बीच मैं जब घर छोड़कर जाने लगी तो मेरे बच्चे को मेरे हस्बैंड ने देने से मना कर दिया। मेरे मकान मालिक ने दोनों के पेरेंट्स को जाने को कहा। मेरे इन लॉज और पेरेंट्स चले गए रिलेटिव के पास। फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड उनको ले आए। अब वो बहुत अलग बिहेवियर कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, मैं कोई काम नहीं कर रही तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अब कुछ दिनों में वो वापस चले जाएंगे, लेकिन मुझे डर है कि मेरे बच्चे को छीन कर बिहार ना ले जाएं। कभी कोई बिहार से आए तो मैं क्या करूं। मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, सारा पैसा अपने पेरेंट्स को देते हैं। उनको बोला जा रहा है कि मुझे छोड़ दे, मैं क्या करूं। देखो ये खतरनाक स्थिति है। उनका बदलाव हो सकता है, कोई पॉलिटिकल उनका मूव हो, क्या पट्टी पड़ के आए वो रिश्तेदारों के यहाँ से, और आप जॉब पे हो, आपका बच्चा। दूसरी चीज ये है कि आपका पति पूरी तरीके से आपका नहीं है। लेकिन फिलहाल भगवान का नाम लेके अपनी जॉब करो, जैसे भी हो। जब ज्वाइन करोगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस कंप्लेंट करने से या कानून की शरण में जाने से पीछे मत हटना, है ना। भगवान ना करे ऐसा हो आपका, और सिर्फ ये वहम हो। फिलहाल इस स्थिति में जो अभी है प्रेजेंट, आप कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। तो स्ट्रेस मत लो, ठीक है। और अपने हस्बैंड के साथ कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब बॉन्ड आपके साथ उनका सही रहे, उनके साथ झगड़ा वगड़ा कुछ भी ना हो। और जितना हो सके, जो एक बच्चा होने के बाद बॉन्ड क्रिएट होता है ना, कि वो आप दोनों का अंश है,
अगर वो अभी तक क्रिएट नहीं हो रहा, वो समय के साथ साथ बस वो क्रिएट हो जाए। तो घर में खुशनुमा माहौल रखो जब ये सास ससुर चले जाएंगे, ताकि आपके हस्बैंड कोई भी उल्टा कदम उठाने की सोचे भी तो एक बार उनको ध्यान आए कि हाँ भाई, मेरी अच्छी खासी गृहस्थी चल रही है सुखी, मैं इसमें क्या ही कर रहा हूँ। उनको ये रियलाइज जरूर हो। तो अपने घर का माहौल ना बहुत अच्छा रखो, भले आपका दिमाग में उथल पुथल चल रही है। नेक्स्ट दी राधे राधे। हमारे घर में 3 दौरानी जेठानी है, हम सबसे छोटे हैं, 18 साल हो गया, और सास ससुर नहीं है, 5 साल हो गया उनको एक्सपायर हुए। हमारे दोनों जेठ जेठ तो बाहर मुंबई में रहते हैं, और मेरे पति भी बाहर ही रहते हैं, और कोई किसी की मदद नहीं करता। बड़े जेठ जी बोलते हैं हमको अलग रहना है, अगर हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो हम रजिस्ट्री करा देंगे, घर पर रजिस्ट्री करा देंगे, खेत बाड़ी पर। और बीच वाले गेट हो तो बोलते हैं जेठ कि हमारे हमको लड़की की शादी करना है, वह करते भी नहीं है। 3-4 साल हो गए, लड़की जॉब करती है तो वह टालते जाते हैं कि अभी हम शादी नहीं करना, इस साल करेंगे, उस साल करेंगे, जल्दी अलग भी नहीं हो रहे हैं। हमको भी अलग हों, और उनकी लड़की जॉब करती है ISI, बहाने वह खाली इसी बहाने वह खाली दिन डालते रहे, हम लोग को फंसाए बैठे हैं। हम भी क्या करें दी, कुछ बताएं क्या करें हम। अगर हम अलग हो जाएंगे तो हमको दोस्त पाप नहीं पड़ेगा ना। वह बोलते हैं लड़की की शादी करने के बाद हम अलग अलग करेंगे सबको। और दीदी वह लोग बहुत चालाक हैं, हमेशा हमको चोरी लगाते हैं कि झुमका चुरा लिया मेरा, हर चीज की छुट्टी बनाते हैं हमको, इसलिए चोटी होगा। अलग होना चाहते हैं, उल्लू के बीच में नहीं रहना चाहते, शांति में रहना चाहते हैं। प्लीज दीदी को सोल्यूशन बताएं, हमें क्या करें। मैं एकदम फैशन में चली गई हूँ। फैशन नहीं होगा, परेशानी होगा, टेंशन में। देखो इसमें आपके यहाँ ना क्या हो रहा है कि 3 जेठ हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर 3 भाई हैं और एक अलग होना चाहता है तो उसमें बाकी 2 की रजामंदी की क्या जरूरत है। अपना हिस्सा छोड़ो फिलहाल के लिए, जहाँ अलग जाके रहना है रह लो, नहीं उसी मकान में रहना है, किचन अपनी, खाना बनाना अलग शुरू कर दो, रजिस्ट्री जब होगी होती रहेगी। काम सबका अलग अलग है, कोई किसी को सपोर्ट कर नहीं रहा, खाना ही तो अलग बनाना, बना लो। और अगर रहना भी मुश्किल हो रहा है तो अलग रह लो, जब कभी बंटवारा होगा तब अपना ले लेना अपना हिस्सा। उनकी परमिशन से अलग क्यों होना। सुनीता मैम, मेरी सिस्टर के बारे में पूछा था, आपने कहा था रिश्तेदारों को बुलाकर हल निकाले, हस्बैंड तरफ वाले तो उसकी तरफ बोलते हैं, और मेरे मम्मी पापा ने खूब समझा लिया, पैसे शेयर मार्केट में वेस्ट करता है, बोलता है मैं इसको ही देता हूँ। उसने अपने ससुर से बताया, वो मैं भी क्या कर सकता हूँ, तुम दोनों देख लो। और हस्बैंड बोलता है कि ये झूठ बोलती है, जबकि वो पासबुक प्रिंट करा के लाई है, वो भी सफेद झूठ बोल रहा है। फिर भी उसके बारे में अपने पापा से बोलता है घर का काम नहीं करती, बस पैसे चाहिए इसको, जबकि खर्चा देता है बस, और आगे वो भी ना दे शायद। मैम वो बड़ी टेंशन में है, प्लीज बताएं। जरूर सब करके देख लिया, इस तरह झूठ बोलता है कि सच मान लें, मगर वो कुछ दिन घर भी जाए तो और उड़ा देगा, और खाना पीना माँ बाप कर ही देंगे उसका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करें मैम ऐसे में, प्लीज रिप्लाई। अब देखो क्या ही कर सकते हैं ऐसे में। वो उसे छोड़ के अगर मैके जा रही है, उसको तब भी लग रहा है कि भाई ये पैसे खर्च कर रहा है। जो मुझे समझ में आता है, पैसे अगर वो कमा रहा है और बर्बाद कर रहा है, आपको खर्चे के लायक पैसे दे रहा है, थोड़े कम दे रहा है, ठीक है, कहने से समझ नहीं रहा, बड़ों को बैठा लिया समझ नहीं रहा, तो उसे उसके मन की आप करने दो। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं कि जानवर है गले में रस्सी डाल के आप बांध के बिठा लोगे। उल्टा जितना आप टोकते रहोगे, अगर उसे रुकना होता कि भाई इतना बड़ा बवाल हो गया, सब लोग जमा हो गए, रुकना होता वो रुकता। दूसरा, आप किसी भी से पंगे हो जाए आप संभाल लोगे, झूठे आदमी से आप जीत नहीं सकते। क्यों, वो कह के पलट जाएगा, करके पलट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, अब आपकी सिस्टर को देखना चाहिए कि उसकी मेन प्रॉब्लम, उसको सबसे ज्यादा इरिटेशन है किस चीज की। अगर उसको खर्चे के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो ये बोले कि ठीक है तुम शेयर मार्केट में जो लगा रहे हो लगाते रहो, तुम्हारा पैसा तुम्हारा दिमाग, ये भी देख लेते हैं क्या पता तुम्हारी बुद्धि से सही काम हो जाए। लेकिन मुझे जो है थोड़े पैसे और ज्यादा चाहिए, मेरे खर्चे के लिए पूरे नहीं पड़ते। फिर वो अगर मना करता है, दूसरी चीज वो है कि भाई मैं खुद कमाने निकलूं क्या, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अलग होने का सीन ही नहीं बना है, फिर वो दिमाग से निकाल दे कि मुझे अलग होना है। सिंपल ये है कि भाई अपनी फ्रेंड को बोलो कि अपने मन का टटोले कि उसे मेन प्रॉब्लम है क्या। माना कि उसका पति पैसे बर्बाद कर रहा है, अब वो चाहती है कि वो सही लाइन पे आ जाए, लेकिन फिलहाल आ नहीं रहा।
अब आ नहीं रहा के चक्कर में क्या वो अपनी शादी तोड़ेगी, या फिर उसे उसी शादी में रहना है तो चीजें सही करनी है, तो फिर वो और पिन पॉइंटेड होके देखे कि उसके पैसे बर्बाद करने से उसका फ्यूचर इनसिक्योर हो रहा है, प्लस वो तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अभी के अभी उसको क्या सबसे ज्यादा चीज है जो परेशान कर रही है, फिलहाल वो उसका हल ढूंढे। अगर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पैसे पे आकर रुकता है, वो बर्बाद कर रहा है, ठीक है, जितने दे रहा है उतने ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट माँ बाप भी कर सकते हैं कि ठीक है भाई तेरे खर्चे के लिए इतने कम पड़ रहे हैं, ये ले लो, फिलहाल अपना टाइम निकाल ले। ऐसे कहती रहे, क्या पता, कहते हैं ना कुछ मतलब वो है कि कुछ चीजें तब होती हैं जब आप उनके लिए प्रयास करना छोड़ देते हो, क्या पता जब ये ऐसे टोकना छोड़ दे तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। दूसरी चीज, जितने भी पैसे इसके हाथ में आ रहे हैं आपके फ्रेंड के, कोशिश करे कि बजाय उसमें अपनी इच्छा ये वो जीना ये सब छोड़ के थोड़ा बहुत ना अपने स्तर से इन्वेस्ट करना शुरू करें। क्योंकि देखो, दो लोग होते हैं पति पत्नी में से, अगर एक समझदार नहीं है तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी आ जाती है कि अब उसे समझदारी से काम लेना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल शांति से काम ले। रिश्तेदारों को बुला के काम कर लिया, नहीं हो रहा, अब ये समझ ले कि अब मुझे खुद को समेटना है, तो मैं कैसे समेटूं। तो वो हाइपर ना हो, इमोशनल ना हो, एग्जैक्टली अपना मन खंगाले कि प्रॉब्लम क्या है, एक एक करके सबसे छोटी प्रॉब्लम को हल करे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। मुझे जो लगता है, खाली पैसे की अगर दिक्कत होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां से मिल रहे हैं, थोड़े बहुत इधर से हम अपना हाथ खींचे, वो सॉर्ट हो जाती है। पैसे की दिक्कत इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि आदमी सोचे और वो दूर ना हो। कमाने निकल जाएगा, एंड में ये निकलता है कि भाई कहीं से नहीं मिल रहा, मैं खुद कमाऊंगी, जितना भी मुझे जो भी आता है उस हिसाब से। लेकिन अगर ये है कि पैसे नहीं है इस वजह से परेशानी है, तो उसका तो हल है। बाकी दूसरे इंसान को बदलना, वो लॉन्ग टर्म है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। कोशिश ही कर सकते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं हुई तो फिर हम अपने तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। वो जैसे जी रहा है उसे छोड़ दो उसके हाल को। नेक्स्ट, हेलो मैम, यस्टरडे मेरे पैर में सांप ने लपेट लिया था, मैं झटक कर भागी पर फिसल कर गिर गई और एक हाथ टूट गया। आज प्लास्टर लगवाया है, मेरे 3 बच्चे हैं, छोटी बेटी 2 साल की है, सारा काम मैं ही करती थी, मेरी सास ने आज सारा काम किया, उनकी मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, और ना उनकी बॉडी ऐसी है कि अपने 6 बच्चों का प्लस मेरे 3 बच्चों का काम करें, और घर भी काफी बड़ा है। मैंने तो सारे काम को ऐसे सेट किया था कि लगता था कि कुछ काम ही नहीं है, पर आज सास मेरी थक गई। मैं कल जा रही हूँ मैके, मेरी मम्मी बुला रही हैं, बहनें भी हैं तो कर लेंगी, और हॉस्पिटल भी मेरे मायके में है जिससे इलाज कर रही हूँ। यहाँ से मायके में हर चीज का आराम है, पर मेरी सास का मुंह भी बन गया है लग रहा है मुझे, और उन्होंने मुझे ओपनली जाने को बोला कि अपने घर रहोगी तो ज्यादा सही पड़ेगा। मैंने पॉजिटिव ही लिया, बट लग रहा है इनका मैं सब करी 9 साल से एक पत्ता भी नहीं छूने दिया, पर मेरे टाइम एक दिन में ही भारी हो गया। खैर, वैसे मेरी 2 देवरानी है, एक का जापा 45 दिन और 9 महीने प्रेगनेंसी में किया पूरा साल बाहर ऑलमोस्ट, जबकि मेरे बच्चे उनकी शादी से पहले हो गए थे और अब करने भी नहीं, एक बार कॉल करके पूछा भी नहीं, ना देवर ना देवरानी। मुझको अब नौकरों वाली फीलिंग आ रही है कि जब तक करते बना करवा लिया, 2 टाइम खाने के बदले, और नहीं कर पा रही हूँ। जाऊं अब घर, अब मैं हाथ टूटने के बाद और मजबूत हो गई दिमाग से। वैसे कल तो मैं बेहोश हो गई थी, लगा ही कहीं मर ना जाऊं। अब सो नहीं पा रही, लगता है सांप लिपटा ही नहीं पैर में। थैंक्स दी फॉर वैल्यूएबल टाइम। देखो, ये आपके लिए बस एक अवेकनिंग कॉल कहूंगी मैं, कि आपको एक रियलाइजेशन हो गया कि ऐसा। और दूसरी चीज की अभी अच्छी बात यह है कि आपकी स्थिति इतनी खराब नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए। दूसरी चीज क्या है कि जी एक दिन में ही वो थक गई। देखो, प्रैक्टिस में होता है हमारे काम, तो जब तक होता रहता है होता रहता है, जब प्रैक्टिस छूट जाती है हम करते हैं फिर एकदम से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सास करेंगी तो होएगा नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास मैके का ऑप्शन है तो वो भी आसान तरीका ढूंढ रही है, तो आप पॉजिटिव ही लो और चले जाओ अपने मैके, और वहां से सही होके आओ। बाकी देवर देवरानी का था, आपको रियलाइजेशन हो गया। आइंदा अभी तक आपने जो किया उसे भगवान के खाते में जोड़ दो, वो देंगे उसका फल। और आगे से कभी ऐसी सिचुएशन पड़े तो आप आराम से अगर किसी की मदद कर सको तो करना, लेकिन खुद पे परेशानी डाल के किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, वो प्रेशर आपका खत्म। अब तो आप ठीक हो ही जाओगी, लेकिन जो होता है कहते हैं ना, कुछ आपको सिखाने के लिए ही होता है, बस ये सीख आपको इस घटना से मिलनी थी। नेक्स्ट, मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, पहले सी सेक्शन हुआ था मेरा, 7 साल पहले एक बेटी है, सास ससुर गाँव में है, पहली प्रेगनेंसी में केयर हुई थी मेरी, मम्मी के घर थी, 3 मंथ तक कुछ काम नहीं किया, इस बार का थोड़ा डर है।
क्या होगा, मेरी सास लड़का होगा तो शायद आए यहाँ, नहीं तो कैसे मैनेज करूंगी मैं। 40 दिन कम से कम रेस्ट करना चाहती हूँ, और 10-20 दिन क्या डाइट रखूं। सी सेक्शन के बाद हस्बैंड ठीक है, बट टीवी सीरियल की तरह केयरिंग नहीं है, मोबाइल में घुसे रहते हैं। कुछ दिक्कत हो तो बोलते हैं आराम कर, दवा खा, सो जा, उसके अलावा कुछ अलग नहीं कि रात को उठें, केयर करें एंड ऑल। मेरी मम्मी तो आ जाएं, बट मेरे सास ससुर को अच्छा लगेगा नहीं, वो भी दिखावे के लिए आ जाएंगे और फिर रोज लड़ाइयाँ करेंगे। यहाँ कमेंट्स एंड टोन दोनों को साथ बुलाना मेरे लिए ही टेंशन का काम हो जाएगा। देखो, ये करो, आप मुंह चढ़ के कह दो कि भाई जब आपकी मम्मी आने को तैयार है ना, तो अपनी मम्मी को बुला लो, थोड़ी जो स्टार्टिंग की ज्यादा केयर की जरूरत है वो आपका हो जाएगा वहां। दूसरी चीज क्या है कि वो भी साथ में आ जाएंगे, तो आप मुंह चढ़ के कह दो, आने से पहले फोन तो करेंगे कि मम्मी अभी 15 दिन के लिए तो मेरी मम्मी आई हुई है, उसके बाद आप आ जाना। एक साथ दोनों लोग आओगे, काम मतलब मेरा वो ही है, थोड़ा मेरे को महीने भर आराम मिल जाएगा, तो पहले ही ना करके जाने दो, फिर आप आ जाना। बिल्कुल आराम से प्यार से ये बात रख दो, लॉजिक भी लगेगा कि एक साथ पहले दो दो माए फिर एक भी नहीं, उससे अच्छा है एक बार एक आ जाए, 15 दिन बाद दूसरी आ जाए। नेक्स्ट, हेलो समन, नमस्ते, मेरा दामाद बोलता है कोई बात नहीं, और हाँ इसमें एक वो चीज, डाइट क्या लो अपने डॉक्टर से पूछना। सी सेक्शन वाले का केस ना सबका अलग अलग होता है, कई बार डॉक्टर, मुझे तो कह दिया था जैसे मैं पतली दुबली थी तो कि खूब घी खाओ सब कुछ, तो मैंने तो खूब हरीरा पात ये सब ड्राई फ्रूट्स दूध सब पिया, खूब घी खाया, है ना, लेकिन किसी को मना कर देते हैं। तो आपका डॉक्टर जो सलाह दे डाइट के लिए आप उसको फॉलो करना। नेक्स्ट, हेलो नमस्ते, मेरा दामाद बोलता कोई बात नहीं, जो अपनी किस्मत में वो मिल जाएगा। मेरी बेटी बोलती है मेरा दामाद ड्रिंक भी करता है, भी इसी टेंशन में ज्यादा ड्रिंक करते हैं। उसकी ननद भी पहले 7 साल इनको खाती रही, मेरी बेटी हर त्योहार भर भर के देती थी, अब वो ननद देवर के पास जाती है, अपने से भी नहीं बोलती थी, कोई बात हो गई तब देवर मेरी बेटी की सास सेकंड वाली, ए देवर और नंद ने लहले वाली सास के सारे जेवर अपने पास रख लिए। देवर और नंद ने पहले वाली सास के, दो सास हैं मतलब यहाँ। ससुर भी देवर को खुश नहीं बोलते, इतना कुछ हो गया फिर भी उनका ही करते हैं। उनका रूम ऊपर है फिर भी नीचे रहते हैं, ससुर शॉप पर जाते हैं, कभी कभी देवर भी उनको ऊपर अपने पास लेकर जाना चाहते हैं कमाई खाने को। सॉरी, जवाब जरूर दें। अब इसमें जवाब मेरे को ना प्रश्न ही नहीं समझ में आया। कुल मिला के जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ऊपर है कमरा देवर का, लेकिन सास ससुर फिर भी नीचे रहते हैं, जो मुझे समझ में आई है। और दूसरा, आपकी बेटी ने खूब करा नंदों का, लेकिन अब नंद बोलती नहीं। तीसरा, कि जो चीज वीज है जेवर वगैरह वो सब देवर को देने के लिए दे दिए हैं या दे देने के लिए बैठी हैं। ठीक है, अब आपकी बेटी क्या करे। देखो, जब हमारे साथ इस तरीके की चीजें होती हैं, फ्यूचर में हम आ गए, मतलब हम पास्ट में तो जाके चीजों को बदल नहीं सकते, अब हम आगे आ गए। आपकी बेटी ने नंदों का खूब करा, अब वो नंद बोलती भी नहीं, लेकिन बोलती भी नहीं तो अब लेना देना भी उसी हिसाब से आपकी बेटी ने या तो खत्म कर दिया होगा या कम कर दिया होगा। शुरुआत हमने अच्छे के लिए करी, रिश्ता ठीक करने के लिए करी, ठीक है, हमारी नीयत सही थी, हुआ नहीं उस तरीके से, वो भी ठीक है, चलो आपको रियलाइजेशन हो गया, अब आप संभल गए। यही होता है सभी रिश्तों में, जो एक अच्छा इंसान होता है, मैं आप मान के चलो कि आपकी बेटी एक अच्छी इंसान है, उसने अपनी तरफ से सबके लिए करने की सोची, लेकिन सामने वाला अच्छा नहीं निकला ना, उसमें कोई गलती ना हमारी ना किसी और की। अब जब वो नहीं निकला, हमारी गलती तब होगी जब अब हमें पता चल गया कि भाई इस टाइम के बाद भी, इतना करने के बाद भी यहाँ से कुछ रिवर्ट बैक नहीं आ रहा, और फिर भी हम अपना बजट, अपना शरीर, अपना टाइम सब खराब करके उनकी सेवा में लगे हुए हैं, वो बेवकूफ़ी है। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी के साथ अच्छा ही करना बेवकूफ़ी नहीं है, वो हमारी अच्छाई है। तो अब आपकी बेटी को चाहिए कि अब इन लोगों की जो रियल पिक्चर सामने है उस हिसाब से वो उनसे वास्ता हिसाब से रखे, उनसे इमोशनली अटैच बिल्कुल ना हो। और दूसरी चीज, चीज जेवर ये सब चीजें जो हैं, मैं हमेशा कहती हूँ भाई ससुर की हैं, वो जिसको चाहे दें। बेवकूफ होते हैं कि करवा एक बेटे से लिया दे दूसरे को रहे हैं। माँ बाप होने के नाते हमें चाहिए कि चाहे हमारा बच्चा हमारी सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है, हम कम ज्यादा ना करें, बीइंग अ पेरेंट हम बराबर कर दें, तो कम से कम उनको ये नहीं लगेगा कि भाई जो कर रहा है उसको थोड़ा ये लगेगा हम कर रहे हैं लेकिन हमें ज्यादा नहीं दिया, बट ये तो नहीं होगा हम कर रहे हैं हमें दिया ही नहीं।
तो आप तो बीइंग अ पेरेंट ये करना चाहिए कि सबको बराबर दे दो, अब वो भी नहीं कर रहे तो ठीक है भाई। कुल मिला के आप खुद सोच के देखो ना, इसमें आदमी क्या ही कर लेगा। ससुर को जबरदस्ती डंडी आके तो कह नहीं सकता कि ला भाई मेरे को जेवर दे, है ना। और कह भी दोगे तब भी वो देगा नहीं देगा। अपनी इमेज और अपना कर्म और खराब कर लिया। ठीक है, इस मामले में तो सबर खींचो। अब अपनी जो कमाई है, जो गृहस्थी है, उसे संभालो, इन लोगों से दूरी बना के रखो, बस मुंह का रिश्ता रखो कि हाँ हूँ, नमस्ते, अच्छा। इससे ज्यादा इमोशनली तो बिल्कुल भी अटैच मत हो। और दामाद आपके इसी चीज को कह भी रहे हैं कि जो अपनी किस्मत में होता है वो मिल जाता। नेक्स्ट, दीदी मेरी सास पता नहीं क्यों मेरे साथ इतना रूड रहती है। मेरी शादी को 12 साल हो गए, पहले वो बहुत अच्छे से रहती थी, बट दी अब तो बीमारी में भी नहीं पूछती। मैं सारा काम करती हूँ उनका। उनका मेरे हस्बैंड से भी अच्छा बिहेव नहीं है, बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कोई सौतेली का बेटा हो। मेरे हस्बैंड उन्हें सुना देते हैं तो वो मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। हमारे रूम भी पास हैं और मैं ही उनका सारा काम करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी देवरानी जेठानी के साथ अच्छे से रहती हैं, बल्कि वो दोनों उनके लिए कुछ भी नहीं करती। मैं कैसे अपने मन को समझाऊं। कई बार आपके पति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल आपको मिलता है। तो आपके साथ वही चीज हो रही है। उनकी बेटे के साथ ही पटरी नहीं खा रही तो बेटे की बहू जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो गई। अब आप उनका जो काम है वो करने में कोताही कर सकती हैं, यू आर फ्री। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं भाई, हमारे पति की माँ है, हमारे पति की सेटिंग नहीं बैठ रही तो हम क्यों लगे पड़े हैं फालतू में। आप अपने पति के पद चिन्हों पर चलो, जितना वो कहें, जैसे वो कहें उतना करो बस। नेक्स्ट, मैम मैं हेड मास्टर हूँ और दलित समाज की हूँ। मैं स्टाफ का पूरा साथ देती हूँ, उनको परेशान भी नहीं करती, लेकिन फिर भी वे सामने तो अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे हमेशा मेरी बुराई करते हैं। 2 लेडीज टीचर हैं, दोनों एक रहती हैं, जनरल कास्ट के हैं, मेरी बुराई करती हैं। इससे मेरा मेंटल पीस खराब हो जाता है। घर आने पर भी वही विचार घूमते रहते हैं, इवन नींद में भी सर दर्द रहने लगा है, क्या करूं। उनके मुंह को आपके सर दर्द से बंद कर सकती हो आप? नहीं। आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है कि आप कहीं पे भी टेक्निकली कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। कई जनरल लोग तो इसी बात से परेशान रहते हैं कि कोई नीची जाति की महिला या पुरुष उनके ऊपर वाले पद पे कैसे है। अगर वो चीज उनके दिमाग में है कि हम जनरल हैं और ये दलित समाज की महिला हमारी हेड बन के बैठी हुई है, तो वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे। आप कुछ भी कर लो ना, मतलब कुछ भी लिटरली उनके लिए कर दोगे, उनकी नजर नहीं बदलेगी। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो आपकी जॉब के अनुसार बाय रूल जो भी बनती हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको निभाती रहें। स्टाफ है उसे रिश्ते में बदलने की कोशिश ना करें। 6 घंटे साथ बिताने हैं, वो अपना काम करें, हम अपना करें। और रिश्ते बिगड़ जाते हैं जब स्टाफ में बॉन्डिंग सही नहीं होती। तो होता यह है कि भाई तुमने काम नहीं करा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहीं कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए ही लिख के दिया जाता है। मैं मानती हूँ वो 6 घंटे, एक तो हमारी तो नौकरी इस तरीके की है कि आप खुद ही घिरे रहते हो, इतने आदेश, इतना सब कुछ, लेकिन उसमें अगर स्टाफ के साथ भी आपका तिया पांचा हो तो वो 6 घंटे मौत की तरह निकलेंगे। बट बात यह है कि भैया जब हमें नौकरी करनी है, हमें उसके पैसे चाहिए, हमें अपना घर चलाना है। नौकरी छोड़ने का ऑप्शन जब हमारे पास नहीं है तो जो है जैसा है उसको हम कम से कम टेंशन लेके कैसे खत्म करें, बस ये है। तो ये मान के चलो कि 6 घंटे इन लोगों के साथ है, उनको काम बता दो, कर दें ठीक। अगर कोई ऐसा काम है जो ना हुआ तो हेडमास्टर ना पेगा, तो वो खुद भी करना पड़ेगा। वो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, हमें अपनी नौकरी तो बचानी है। और कोई ऐसा काम है कि उनकी जिम्मेदारी आप तय कर सकते हो तो लिखित में तय कर दो, ठीक है। अब बाकी बात यह है कि वो एक रहती हैं, आपकी बुराई करती हैं, मुझे नहीं लगता मुंह पे आके कुछ कहती होंगी। मुंह पे आके भी कुछ कहें तो बड़ी शालीनता से उत्तर दो। क्योंकि एक होता है ना, कहते हैं जरा सा आपने बदतमीजी करी, गाली करी, कुछ भी दिया, एक लेवल मेंटेन नहीं रखा अगर एक टीचर होने वाला, तो तुरंत वो आपकी जाति पे आ जाएंगे कि ये है ही ऐसी। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। एंड बस यही है कि उनसे फालतू का वो मत लो, उन्हें अपने दिमाग में जगह मत दो, ठीक है। स्टाफ है, नहीं बनती कभी कभी बॉन्डिंग, रिश्तेदारी थोड़ी ही है जो निभानी है। नेक्स्ट, मेरी MIL टॉक्सिक है, मेरे खिलाफ हस्बैंड को भड़काती है, बट हस्बैंड ओके ओके है। मेरा 4 मंथ का बेबी है। नाइट में कोई घटना, कई घंटे जागने पड़ते हैं बेबी के लिए। MIL चाहती है मैं 4 बजे उठ जाऊं, बिकॉज अभी 5:30 जॉब जाते हैं और मुझे बहुत वीकनेस फील होता है उठने में। और ये डेली का है। आप कलेश करती हैं, रिलेटिव से भी मेरी बुराई करती हैं। व्हाट आई डू, मेरा वेट भी ज्यादा हो गया है C सेक्शन के बाद। देखो,
उनको ये लगता होगा कि भैया बच्चे तो हमने भी पाले हैं, बच्चे हमारे भी हैं, लेकिन आदमी का खाना तो बना के देना चाहिए। और ये तो वो कह रही हैं, कई बार तो हम लोग महिलाएं खुद ही ये प्रेशर लेते हैं कि भाई बच्चा अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा हस्बैंड अगर 5:30 जा रहा है, उसके लिए मुझे खाना वाना बना के देना है, तो मुझे उठना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि आपकी सास चाहती है, आप ये मान के चलो कि मेरा हस्बैंड 5:30 बजे जाएगा, अब उसको जो डब्बा बना के देना है वो मैं कितनी देर में बना लूंगी। अगर आप आधे घंटे में बना लेंगी तो आप 5 बजे उठ के लगिए काम में। अगर आपको 1 घंटा लगेगा तो आप 4:30 ही उठिए, प्री प्रिपरेशन करके रखिए, कुछ भी है। क्योंकि देखो, बच्चा और पति दोनों ही हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, दोनों को हमारी जरूरत है, हमें खुद को भी हमारी जरूरत है। तो हम रात भर जग रहे हैं, इट्स फाइन, क्योंकि बच्चा है, ये पार्ट ऑफ पेरेंटिंग है। लेकिन सुबह उठना पड़ेगा, ये भी हमारी ड्यूटी में ही है। अगर कोई और हो करने वाला तब भी ठीक है, तो फिर आपको उठना ही पड़ेगा। बात ये होती है कि हस्बैंड को भेज के फिर आप दोबारा सो जाओ। लेकिन अगर सासू माँ ये चाह रही हैं कि भाई सुबह उठे, झाड़ू पोछा करे, नहाए धोए, पूजा करे, उसके बाद फिर खाना बनाए मेरे बेटे के लिए, उतना रूटीन आपसे फॉलो नहीं होगा। उसको आप सीधे मना कर सकते हो कि मैं बाद में करूंगी, जब दोबारा उठूंगी। लेकिन हस्बैंड को ऑफिस है, उन्हें जाना है, उनको खाना आप बना के देते हो, देखो वो तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए उनके कहने का मुंह मत देखो कि ये कह रही है, अपना मन बना लो कि ये तो करना ही है, बाद में सो, ठीक है। कम से कम उनका वही है, टिफिन देने वाला काम है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसमें एक चीज ये भी है, उसी टाइम पे थोड़ा सा नाश्ते वास्ते की प्रिपरेशन आप अपने आप को थोड़ा पुश करके कर दें, तो आपको बाद में अगर 2 घंटे की अनडिवाइडेड नींद मिल गई, हो जाएगा काम। तो थोड़ा शेड्यूल बनाने वाली बात है, हो जाएगा। और ये चीज जब भी थकान मारो या कुछ भी करो, तो अपने आप में दोहराते रहो कि परमानेंट नहीं है, कुछ दिन की दिक्कत है। बच्चा फिर रात भर भी सोएगा, ऐसा नहीं है वो सारी रात जगता ही रहेगा पूरी जिंदगी। नेक्स्ट, थैंक यू मैम फॉर द रिप्लाई। देवरानी की फाइट के बारे में अभी को सब पता था, पर मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे 10 दिन बाद पता चला कि वो विलेज चली गई, तभी मैंने अभी को बोल दिया कि वो जब आना चाहे आ जाए, उन्हें तो तभी बोला कि घर आ जाओ। फिर भी 2 मंथ बाद आई, मुझे कॉल किया, हम आ रहे हैं, मैंने हाँ बोल दिया। 5 दिन रुकी, बोली 15 दिन बाद आऊंगी फिर से डॉक्टर को दिखाने को, मैंने बोला आ जाना। उसी बीच पापा देवर के घर गए, सास को बोला तो उन्हें मना कर दिया जाने को। फिर एक दिन पहले ही आए देवर और देवरानी मेरे घर, उनके जाने से पहले तो बोले इवनिंग में खाना हमारे घर खाने आना। या देवर ने मॉम और पापा को बोल दिया, हम लोग से कुछ नहीं बोला देवर ने। नेक्स्ट डे मैंने सबके लिए खाना बना लिया। फिर रात को 8:30 पे कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ। तब सास बोली मुझे कि खाना खा के आ जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। फिर बोलती है रिश्ते थोड़ी टूटे थे, इतनी इंसल्ट की देवरानी ने, ये फिर भी आ गए। फिर भी गए, आप बताएं क्या उनको जाना चाहिए था? 2 मंथ तक कोई बात नहीं की देवरानी ने, बस देवर से बात होती थी। मुझे सजेस्ट करें मैम, मैं वही हूँ जिसके लिए आपने बोला कि इन लॉज आए तो रख लेना। देखो ऐसा है, बड़े होने के नाते अगर हमारे बच्चे हमसे झगड़ा कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, 2 महीने तक बात नहीं करते या 2 साल तक बात नहीं करते, उसके बाद अगर हमारे बच्चे अपनी तरफ से पहल करते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिहाज से सोचो तो वो चले जाते हैं। क्योंकि जो भी समझदार पेरेंट होते हैं ना, नॉर्मल कहूंगी, वो नहीं चाहते कभी भी कि उनके बच्चों से उनका अलगाव हो। बच्चे आपस में सेट हो या ना हो, लेकिन उनसे उनके सारे बच्चे बोलते चालते रहें, ये उनकी इच्छा होती है। तो वो सिर्फ उसी चीज को एक किनारे, और जितना ईगो, जितना गुस्सा, जितना ये कि मैं क्यों जाऊं, ये वाली चीज एक उम्र में हमारे पास होगी ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वो चीज कम होती जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकली फील करा। जितनी ऐंठ, जितनी ईगो मुझ में 20s में थी, उतनी 30s में नहीं रही। जितनी 30s में थी, उतनी 40s में नहीं रही, है ना। तो जब मैं अपने, कहना चाहिए, मैं जब 20s में थी ना, तो जॉब तो मेरी थी, सभी शादी के कुछ सालों बाद की बात बता रही हूँ। 26 साल में मेरी शादी हुई थी, जब मैं 26 में थी। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद के कुछ साल मेरा ईगो का लेवल जहाँ था ना, आसमान पे, या मेरे हस्बैंड का भी मैं कह सकती हूँ। तो उसके हिसाब से आज देखो तो मुझे लगता है कि यार कितनी बड़ी बेवकूफ थी, कि काश कोई मुझे भी मेरे जैसा मिला होता, समझाता कि ये एज का तकाजा है, इतना सीरियसली मत लो, है ना। तो आपको जितनी बड़ी वो बात लग रही है ना कि देवरानी ने इतना करा, इन्हें जाना चाहिए, वो उनके लिहाज से उनको नहीं लग रहा होगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आप माफ करना सीख जाते हो। और कोई फपल भी रहा है ना हमारा बच्चा या बच्चे के जैसा,
तो हमें समझ में आता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, चल हम थोड़ा शांति से काम लें। तो ऐसा है। बाकी आपके लिहाज से देखो तो कुल मिला के वही है कि देवर देवरानी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। आप कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अपने सास ससुर को रखो, सेवा करनी है जो भी है, इमोशनली उनसे अटैच मत हो। और जो मैंने एक बात बताई थी ना कि हर आदमी धोखा देगा ही देगा, अगर आप ये माइंडसेट रखना सीख गए, आप ये मान के चलो कि भाई मैं इनको रख रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, यहाँ से कुछ रिवर्ट बैक नहीं आना, ये मौका पाते ही स्टैबिंग करेंगे मेरे। अगर आप ये दिमाग में मान के चलोगी, तो अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो आप शांत चलते रहोगे, अगर उन्होंने करा भी ना तो आपको दुख या गुस्सा नहीं आने का। सपोज करो ये खाने वाली बात थी ना, मैं अपने आप को बिल्कुल एज्यूम करती हूँ हर क्वेश्चन में पढ़ के कि अगर मैं इस जगह होती तो मुझे कैसा लगता। मैं सिंपल वो खाना उठा के फ्रिज में रखती और शायद मैं तैयार होकर चली भी जाती और वहां जाके कहती जरूर कि मैंने तो खाना बना लिया था, बुला नहीं था, थोड़ा टाइम से बुला लेते, और हंस के कहती खाना मेरा काम आई जाना। उनकी गलती उन्हें रियलाइज भी करा दी मैंने, टेक्निकली गलत भी नहीं हुई कि हमने तो बुलाया था जी आई नहीं। समझे? थोड़ा सा मतलब ओवर रिएक्ट तो नहीं, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन रिएक्ट करना थोड़ा सा हमें कम कर देना तो हमारी और बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, हेलो सुनीता दी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, शादी को 20 साल हो गए और अब मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ मगर अपने लिए समय ही नहीं मिलता। सास ससुर का काम, बच्चों का, पति का, ऊपर से मेरे को सर्वाइकल और स्लिप डिस्क भी है, सारा कुछ कैसे करूँ? देखो, टाइम का ऐसा है, जब तक आपके पास पूरा दिन है आपने उस हिसाब से अभी तक अपने सारे काम अरेंज कर रखे हैं, तो कहीं से भी कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये टाइम ब्लॉक मेरे पास फ्री है। बट जिस मोमेंट आप कोशिश करोगे कि मुझे 1 घंटा निकालना है, आप अपने दिन को दोबारा से देखेंगे सुबह से रात तक मैं क्या क्या कर रही हूँ, उनमें से आपका सीखने वाला दिमाग किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव है, पहले तो वो विंडो देखना कि किस टाइम पे आपकी लर्निंग एबिलिटी सबसे अच्छी होती है। वो आप अपने स्टडी टाइम से याद कर लेना कि कौन से टाइम आपको सबसे अच्छा याद होता था। ठीक है, अब उस टाइम पे आप क्या क्या काम कर रहे हो, उन कामों को आप कौन से दूसरे टाइम पे शिफ्ट कर सकते हो, बस इतना ही करना है। फिर आपके पास निकल जाएगी, अगर आप हाउस वाइफ हैं, 1.5 से 2 घंटे का भी एक स्लॉट अगर आप निकालेंगी तो वो निकल जाएगा। एक साथ नहीं निकलेगा, एक एक घंटे के 2 पीसेस में निकलेगा। फिर आप उस टाइम को यूज करो इंग्लिश सीखने में। एंड जिस मोमेंट आप अगर मन से लग गई ना कि मुझे सीखनी है, आप देखोगे जो मैंने सीटेट में फेल करा, आपको फिर विंडो की जरूरत ही नहीं है कि खाली टाइम, आप काम करते करते भी आपके दिमाग में वही सब चीजें चलेंगी। इंग्लिश सीखने में है क्या, जितना उन्होंने बता दिया स्टार्टिंग में उतना ही तो आपको बैठना है, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है। तो आप जितना भी बोल रहे हो, अगर वो नहीं बोल पा रहे झिझक के मारे, तो जितना आप सोच रहे हो उसको इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, आ जाएगी। तो अभी ना जैसे हम शुरू में देखते हैं तो हमको सब कुछ उलझा हुआ नजर आता है, लेकिन जहां से हम एक सिरा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, टाइम स्लॉट, तब आप उसका हल ढूंढ लोगे। नेक्स्ट, दी मैं लव मैरिज कर रही हूँ, अदर कास्ट में, लड़के ने अपने घर वालों 7 मंथ रेडी कर लिया है, हम 12 साल से डेट कर रहे हैं। अभी मेरा बर्थडे था, लड़के ने अपनी मम्मी को बोला कि उसका बर्थडे है तो बोली मत जाओ, शादी फिक्स नहीं। क्या गिफ्ट दिया, मुझे लग रहा है उनकी सोच बहुत बेकार है। लड़का अपने माँ बाप का बहुत लॉयल है बट मुझे भी लेके चलता है, तो दी क्या मैं शादी के लिए हाँ बोल दूं? बोल दो यार, क्योंकि भगवान नहीं आएंगे उतर के हमसे शादी करने ना। एक लड़का भाई, अगर 12 साल से आप डेट कर रहे हो, आप एक दूसरे को अच्छे से समझ गए, अब उसने अपने घर वालों को राजी कर लिया, थोड़ा सा इशू पता नहीं क्यों लेकिन होता है। मुद्दा वही होता है कि अरेंज मैरिज वाली हम पसंद करके लाए हैं, उसकी एक आध कमी भी निभा लेंगे शुरू में अगर लड़का फपलेगा, लेकिन लव मैरिज वाला लड़का पसंद करके लाया तो हम फपलते रहेंगे। ये भी क्लैश ईगो का ही है और है कुछ नहीं, कि लड़की हमने पसंद करी या उसने। शुरुआती दौर है, बाद में तो अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, बहू में कांटे वो नहीं है, तो उसका कोई वो नहीं है इतना। हाँ कर दो और राजी खुशी जाओ, और अपने ससुराल वालों को माँ बाप बनाने की वो समझने की ये सब मत करना, इज्जत करना उनकी खूब, ये सोच के कि मेरे पति के माँ बाप हैं, मैं इनके बेटे की पत्नी हूँ, बस। इससे ज्यादा सोचोगे, एक्सपेक्ट करोगे, तब धोखा खाओगे।
नेक्स्ट, मैम मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, शादी हो गई, 1 साल की बेटी है, एंड मैंने अभी 2nd ग्रेड का एग्जाम दिया था जो कि अच्छा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड के इमोशनली मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। मेरी सास ननद हस्बैंड को मैनिपुलेट करती हैं, मेरे खिलाफ ऑल टाइम टॉन्ट मारते हैं। अब तो हार मान चुकी हूँ, ना तो पढ़ाई हो रही है अब और ना किसी के कोई सपोर्ट का काम है, मन भी नहीं होता हस्बैंड के साथ रहने का। अब आप यहाँ तक, जहां तक आपने क्वेश्चन खत्म करा है, तो मैं इसी के आगे अगर चलूं, तो अगर अब ये कंडीशन कंटिन्यू होती है तो आगे आपकी लाइफ क्या होने वाली है, जरा बैठ के सोचो एक बार कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मेरा इनके साथ रहने का मन नहीं है, देन व्हाट्स नेक्स्ट। पढ़ने का मन नहीं है और नहीं कुछ करना है तो आप फिर हाउसवाइफ बन के रहेंगी, एक रिजल्ट ये आएगा। दूसरा, मेरा हस्बैंड के साथ रहने का मन नहीं है, तो जब आपका मन नहीं है तो क्या आप शादी से निकलना चाहती हैं? आगे की फिर इसकी हिसाब से जो अभी आपकी स्थिति है, आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उन पे सोचो। अब इन दोनों रिजल्ट में से आपको क्या एक्सेप्टेबल है ये दोनों? क्या आप जीवन भर हाउसवाइफ बन के रहना चाहेंगी या रह पाएंगी? और दूसरी चीज कि अगर आपको इनके साथ नहीं रहना तो फिर निकल पाएंगी इस रिश्ते से? है ना, खाली जब भी उलझ जाओ ना कि जी नहीं कर रहा या मन नहीं करता यार ये काम करने का, तो ये मान के चलो कि अगर आपने अपने मन की सुनी तो उसके बाद क्या, और उसके बाद जो होगा क्या वो सही लग रहा है आपको? अगर वो सही लग रहा है देन डू, गो फॉर इट। लेकिन अगर लग रहा है कि यार वो भी बेकार है इससे भी ज्यादा, देन फिर इसी को रह के इसमें सुधार करने की फिर हमें शुरुआत करनी होती है। ठीक है, हस्बैंड मैनिपुलेट हो रहे हैं वहां से, आप भी मैनिपुलेट करो। जो आदमी एक जगह पट्टी पढ़ के आ सकता है वो उसे हम भी तो पट्टी पढ़ा ही सकते हैं। सोच के देखो, अगर माँ बाप का या बहन भाई का इमोशनल बॉन्ड है, हम उसकी लाइफ में बाद में आए हैं, इमोशनल बॉन्ड तो हमारा ही बन जाएगा अगर हम चाहेंगे, अपनी वाली पाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन इमोशनली दिखाओ ज्यादा, अंदर से जुड़ो उतने नहीं। अभी शुरू में मैं कहूँ कि इमोशनल बॉन्ड बनाओ, आप सोचे हो मेरा पति मेरा देवता है, बिल्कुल जूते भी हाथ से पहना दूं और वो मेरा गुणगान करने लगेगा? नहीं करेगा। दिमाग से खेलना पड़ेगा, उससे साथ बॉन्ड बनाना है, लेकिन उसके लिए इमोशनली हर टाइम अवेलेबल होना, ये सब चीजें करने से नहीं मानते। वरना जितनी भी सेवा करने वाली पत्नियां थी उन सबको उनके पति पलकों पे बिठा रहे होते। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनो, अपने पति के साथ बॉन्ड ठीक क्रिएट करो। उसके लिए क्या करना है, बढ़िया से तैयार होके रहो, अच्छे से बात करो, वो जिस मुद्दे पे बात करने में कंफर्टेबल होता है उस मुद्दे पे अपनी नॉलेज बढ़ाओ, उस पर बात करो। है ना, कुल मिलाकर उसे ये पता चलना चाहिए कि भाई ये मतलब बढ़िया लेडी है, इम्प्रेस होना चाहिए वो आपसे। और अभी तक आप उससे इमोशनली जितने हो उतने ही हो, उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं होना कि उसने कुछ बुरा कह दिया और आप टप 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 आंसू गिराने लगे। नहीं, फर्क ही नहीं पड़ना। पढ़ भी रहा तो दिखाओ मत, तब आएगा वो टाइम जब आपका बॉन्ड बनेगा बढ़िया। जब आदमी को ये समझ में आ जाता है कि ये मेरे बिना भी खुश रह लेगी, आदमी तब आपके लिए करना शुरू करता है एफर्ट। जब तक उसे ये रहेगा ना कि मेरे से ही खुश रहेगी, मैं हूं तो ये है, मैंने अगर इसे छोड़ दिया तो ये कुछ नहीं है, वो फिर आपको जूती बना लेगा पहले। जिस आदमी को अंदर खाने ये पता होता है ना कि मेरे बिना भी ये कंप्लीट है, इसको मेरी कुछ खास जरूरत है नहीं, मेरे बिना भी मस्त रह सकती है, तब आदमी अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। याद रखना मेरी ये बात। नेक्स्ट मैम, मेरा एक और क्वेश्चन था। मेरे बच्चे अभी स्कूल बंद से स्कूल जाते हैं, स्कूल बस होगा, पर उनके पापा को ऐसे वैन बैठाकर किसी और की स्कूल वैन गाड़ी को देखा कि उसे ड्राइवर ने बहुत गलत तरीके से गाड़ी मोड़ी, उनको डर बैठ गया, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के भी वैन छुड़वा दी। स्कूटी से जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी से, पर मेरे को बहुत डर लगता है, मैं हस्बैंड कुछ भी बोल नहीं सकती। बात पैसों की, फीस की बात तो दूर है, यहाँ दूरियां, पर मेरे को तो बहुत डर लगता है। कितने बच्चे स्कूटी पर जाते हैं, और बेटी बड़ी है, 13 ईयर रनिंग है, उसके 2 छोटे भाई हैं, थोड़ा डर लगता है। पर मैं हस्बैंड से कैसे बात कहूँ, वह बात मानेगी भी नहीं। देखो, डर का, आपके हस्बैंड डर रहे हैं बस से, आप डर रहे हो स्कूटी से, कोई इलाज नहीं है। अच्छा हर जगह हो सकता है, बुरा हर जगह हो सकता है। तो
तो जस्ट भगवान से प्रे करो कि बच्चे सही जाएं, बच्चों को संभालो कि भैया ठीक से चलाना अपने हिसाब से बस। बाकी चोट फेट बुरा ऐसा नहीं है कि स्कूटी से नहीं होता या बस से नहीं होता, तो आप दोनों का ही डर अपनी अपनी जगह है ना। और अच्छी बात वही है कि भाई आज नहीं तो कल अपनी सवारी चला ले तो ज्यादा अच्छा है। माँ का दिल तो ऐसा ही होता है, वो तो डरती ही रहती है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अपने बच्चों से पूछो क्या उन्हें भी डर लगता है, अगर उन्हें डर लगता हो तो है सोचने की बात। नेक्स्ट मैम, मैंने आपसे पहले पूछा था कि नंद के हस्बैंड ने हैरास करना चाहा और ऑब्जेक्शन पर नंद ने मुझे ही कैरेक्टरलेस बोला सबके सामने। मेरी दो नंद है, बड़ी वाली ने बोला मैम ये पूछना है कि मुझे बड़ी वाली नंद के अलावा जो भी इन लॉज फैमिलीज में मेंबर है उनके साथ कैसा बिहेव रखूं, क्योंकि वो सब उससे वैसे ही बात करते हैं जैसे पहले करते थे, बजाय उससे बोलने के कि तुमने गलत बोला। ओवरऑल कभी कभी ये लगता है कि सभी इसके साथ हैं, किसी को कोई एतराज नहीं, मुझसे काम होने पर बात करते हैं, बट उसके साथ भी सभी इन लॉज का बिहेव सेम है, तब क्या करें। आप अपने इन लॉज से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो उनसे अपनी बहू से ज्यादा बेटी को मतलब ना माने, ठीक है। आपने कह दिया, सही बताऊं तो ये हुआ है, आपने कह दिया उन्होंने सुन लिया, उन लोगों के लिए वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब किस पे विश्वास करना है, तो वो अंदर खाने आप पे भी भरोसा कर रहे हैं, नहीं तो वो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ चिल्लम चिल्ली करते, आपसे भी बात ना करते। लेकिन उन्हें लग रहा है कि उनकी लड़की कह रही है तो झूठ तो नहीं कह रही होगी, कहीं ना कहीं विश्वास उनका भी हिला हुआ है, क्योंकि दामाद उनकी औलाद नहीं है। उनको लग रहा है कि हो सकता है ये हुआ हो, तभी वो आपसे ज्यादा उल्टे सीधा बिहेव नहीं कर रहे। अगर मुझे अपनी बेटी और दामाद पे इतना भरोसा हो ना, और फिर मेरी बहू आके उस पर इल्जाम लगाएगी, तो शायद मैं अपनी बहू को बहुत बुरी तरह डांटूंगी कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तू गलत बोल रही है। लेकिन उन्होंने ऐसा आपसे नहीं बोला, है ना। अब रही बात कि वो उनसे भी यहाँ ज्यादा हो जाएगा कि नहीं वो अपनी बेटी से कहे तूने गलत बोला। भैया इतने धर्मात्मा ससुराल वाले नहीं होते कहीं भी, तो उनके लिए ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपके लिए है। आपका ये है, आपके साथ बुरा हुआ है, आपको फील हो रहा है कि आपका कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, आप अकेले पड़ रही। आपका जैसे मन आए उस नंदोई के साथ आप बिहेव करो, उनसे तो आपको बात करने की भी जरूरत नहीं। मैंने पिछली बार भी यही कहा था, आए भी तो नाश्ता पानी भी अपने सास के हाथ भिजवाओ, सामने ही मत पड़ो, लगातार दिखाओ अपनी नाराजगी की भाई मैं ऐसे इंसान से तो मैं 2 गज दूर रहूंगी। बाकी सबके साथ नॉर्मल रहो, उनके साथ ये कोई गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं कि जी तुमने मेरे लिए बोला क्यों नहीं। कोई नहीं बोलता किसी के लिए, हमें अपने लिए खुद ही बोलना पड़ता है। नॉर्मल रहोगी तो अपनी पकड़ बना पाओगी, और गुस्से में फूल के बाकी लोगों से भी बिगड़ गया तो स्थिति और आपकी खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। इसलिए नॉर्मल रहो सबके साथ, ना ज्यादा मीठा बनो ना ज्यादा कड़वा बनो। नेक्स्ट मैम, 226 में मैंने क्वेश्चन किया था, आपको मेरी आईडी याद होगी, मैंने बहुत क्वेश्चन किया है, वैसे उसका आंसर नहीं दिया। मैंने पूरा एपिसोड देखा, वेट किया कि आप मेरी बात का जवाब दें। मैं ऐसे कंडीशन में क्या करूं, आपके पास एज का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे सोल्यूशन देती हो, इसलिए पूछते हैं आपसे अपनी पर्सनल बात। जब आंसर नहीं देते तो बुरा लगता है। मेरे 2 क्वेश्चन है, एक सास से रियलिटी है, नेक्स्ट एपिसोड में पूछूंगी। अगर आपने ये कमेंट रीड किया तो कुछ बड़े होते हैं कमेंट, स्मॉल कमेंट में बहुत पूरी नहीं होती मैम। अब जो आपकी आईडी है ना कमलदीप पूनिया, मैं नाम ले रही हूँ, ठीक है। ये जब मैं एक दिन इसका वो देख रही थी, मैंने इसमें से 3-4 कमेंट इस वाले एपिसोड के पढ़े। क्यों, मैं जब इसके वो देख रही थी एनालिटिक्स इस चैनल के, तो उस टाइम पे ही आए हुए थे एंड मैंने रीड किया। तो जब मैंने ये देखा ना आपका कमेंट की 226 में मैंने कमेंट किया और आपने जवाब नहीं दिया, और मुझे आपकी आईडी पता नहीं क्यों ऐसी लगी कि शायद आपने लिव लाइफ इजी वाले पे कमेंट करा है। मैंने, आप यकीन मानो, एक्स्ट्रा टाइम निकाला है और मैंने 226 में जाके फिर दोबारा सारे कमेंट चेक किए, आपका वहां पे कोई कमेंट नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा था कि साइड से कोई क्वेश्चन आया है, लेकिन नहीं था वहां। तो अब ये कहाँ गड़बड़ हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैंने ये कमेंट आपका पढ़ भी लिया, बात भी कर ली, तो आई होप आप समझ गई होंगी कि मैं किसी के क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठी ही हूँ कमेंट पढ़ने के लिए, तो मैं क्यों छोड़ूंगी। और लॉन्ग भी मैं 1-2 तो पढ़ जाती हूँ, जब लगता है कि लाइन से ही बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं तब मेरे को लगता है कि अब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली बार फिर लिख देना अगर आप कंफर्टेबल हो, एंड होपफुली कि मैं पढ़ पाऊंगी। नेक्स्ट दी, मेरी जॉब अगेन लग गई। मैंने जिन प्रभु को मैं मानती हूँ उनको बोला था कि आपको चलना है मेरे साथ, सच में ऐसा ही लगा कि वो मेरे साथ हैं और मैं सेलेक्ट हो गई। अब मैं बहुत खुश हूँ,
मैं अपनी खुशी शेयर की अपनी बहन से। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा। नेक्स्ट, मेरे घर में 3-4 ऐसे केस हैं जिस भाई की पैतृक संपत्ति मिलती है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, बट जो अपना हिस्सा छोड़ देते हैं उनको स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट मेहनत करके खूब ग्रो होते हैं रियली। हाँ वह मैं भी यही कह रही थी, कहीं भी देख लो ऐसा होता है। एक होता है कि माँ बाप ने किलस के निकाल दिया, एक होता है आप सहर्ष हाथ जोड़ के अपना हिस्सा छोड़ा प्रभु श्री राम की तरह। दोनों चीजों में फर्क है, हर चीज में आपकी इंटेंशन मैटर करती है। नेक्स्ट, प्रणाम दी, मेरा बेटा जो आपका बहुत बड़ा फैन है, आजकल स्कूल में इनकी बहुत कंप्लेन आ रही है, ये बातें बहुत करते हैं और इनकी आवाज भी बहुत भारी है, कोई और भी बोले तो ये फंसते यही हैं, और जब से इनकी बहन हुई है पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते, इनकी इंग्लिश भी बहुत वीक हो रही है, कुछ बताएं दी। देखो जब कोई छोटा भाई बहन आता है ना अनीता, तो उनको थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको मजा आता है उसको खिलाने में। दूसरी चीज, हमारे माँ बाप जो अभी तक सिर्फ हमारे थे बट गए हैं, बच्चा इमोशनली भी एक ट्रॉमा से जाता है। आप ये मानो, आपके बड़े बेटे का जो भी फर्स्ट चाइल्ड होता है उसका मुश्किल टाइम होता है जब उसका कोई छोटा भाई बहन आता है। अब उसकी वजह से हो सकता है उसने वहां शैतानी बढ़ा दी है। एक तो उसको निग्लेक्ट ना फील हो, हर कोशिश ऐसी रखो अपनी। दूसरी चीज, बातें कर रहे हैं, कंप्लेंट आ रही है, देखो यानी कि वो अपना सर्कल बढ़ा रहा है ना, वो नए बॉन्ड क्रिएट कर रहा है अपनी क्लास के बच्चों के साथ। ये भी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ही है अपने बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास के तौर पे अगर हम देखें तो। इतना सीरियसली इस चीज को मत लो, बस समझा दो कि बेटा आपकी कंप्लेंट आती है, अच्छा नहीं लगता मैम, आप थोड़ा सा कम बात कर लिया करो, है ना। और अगर वो मुझे बहुत मानता है तो मैं उसको ये बता दूं, आप सुना देना उसको कि अक्षत नाम है, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका, तो अक्षत तुम अगर इतनी बातें करोगे ना क्लास में, वो तो ठीक है तुम्हारी दोस्ती स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी कि जो मैम समझा रही है ना वो तुमको समझ नहीं आएगा, और फिर धीरे धीरे तुम क्लास के बुद्धू बच्चों में आ जाओगे, और फिर तुम्हें नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जब लगेगा तो तुम्हें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तो बात करना इट्स गुड, लेकिन केवल बात तब करो जब पीरियड स्विच होते हैं, मैम नहीं है, आप अपने फ्रेंड से तब बात कर लो, कोई ज़रूरी बात है मैम को पूछ के तब बता दो, या फिर इंटरवल में रेसिस में तब बात करो। आपको अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर रखना है वो रख सकते हो, लेकिन अगर आप मैम के पढ़ाते समय बात कर रहे हो तो यहाँ बात सिर्फ डिसिप्लिन की नहीं है, आपका पर्सनल लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे मैम को अच्छे लगते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते, वो बात करते हैं, लेकिन इतनी बात नहीं करो कि आपका तो जो हो रहा है नुकसान, आपके साथ आपकी क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है, आपको टोकने के लिए फिर मैम को बीच में रुकना पड़ता है ना। तो अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते कि मेरी वजह से सबका नुकसान हो। आपको तो समझ में आ ही नहीं रहा, चलो वो आपका लॉस हो रहा है, आप बाद में पूरा कर लोगे, लेकिन बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब हो रहा है ना, फिर उन सबका भी जो पाप लगेगा वो भगवान जी आपको देंगे। ठीक है ना, तो बातें करनी है लेकिन थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना है। बात यहाँ पे डिसिप्लिन की या फिर सजा मिलने की नहीं है, हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्री टाइम में बात करो। नेक्स्ट, मेरा रिश्ता पहले एक लड़के से था, बाद में दूसरे ने मेरे लिए रिश्ता भेजा और मुझसे शादी करना चाहा, मैं और मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, तो दूसरे ने हंगामा कर दिया और पूरा मोहल्ले के सामने कहा मेरा उससे निकाह हो चुका। पहले को मेरे और दूसरे के बीच की पुरानी बातें पता हैं, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है, दोनों मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं पिछले 1.5 साल से बहुत उलझन में हूँ। दूसरे की उम्र मुझसे ज्यादा है और वो जिला पंचायत में है, जबकि पहले की कपड़ों की दुकान है और वो मुझसे छोटा है। मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट मी। जब आपको दूसरे ने क्या है, पहले रिश्ता एक लड़के से था, बाद में दूसरे ने मेरे रिश्ते भेजा, है ना, दूसरे ने हंगामा कर दिया, दूसरे वाला जो है वो तुम्हारे से छोटा है ना, ना, दूसरे की उम्र आपसे ज्यादा है और वो नौकरी पे है, पहले वाले की कपड़े की दुकान है और वो आपसे छोटा है। एक तो एज वाला चक्कर पड़ रहा है ना, आपके मतलब ये दोनों आज आगे पीछे ही आए हैं। एक एज वाला चक्कर है कि एक आपसे छोटा और एक बड़ा है, कपड़ों की दुकान और जिला पंचायत में नौकरी, तो फाइनेंशियली भी दोनों स्टेबल है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये चूज करना है कि आपको पर्सनली कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है।
जो दिमाग से देखने वाली चीजें हैं वो दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल है। अब बात आती है दिल की, तो आप देखो आपको पर्सनली कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस दोनों को दोनों के बारे में पता है, कोई छुपाव है नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, जहां मन मिले अब आपका, अब आप वहां कर लो शादी। फैमिली दोनों के लिए राजी है, तो मन गया कि इनमें से कौन सा चूज करें। अब दूसरा वाला जो तमाशे कर रहा है, आपके खिलाफ बातें कर रहा है, उसने अपने लिए एक नेगेटिव पॉइंट बना लिया। तो मेरा भी मन अगर मैं देखूं कि किस तरफ को कहने को कह रहा है, तो मैं भी यही कहूंगी कि पहले वाले से कर लो, है ना। क्योंकि जो अपना बनाने के लिए हमें बदनाम कर सकता है, कल को जब हम उसके हो जाएंगे तब भी वो ऐसी ऊतपने की हरकत कर ही सकता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपको अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने में कितना टाइम लगा था? प्लीज अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शॉर्टली में बताएं। पहले वाला चैनल था जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता, जिसमें मैं शॉपिंग चैनल, अब वो बन चुका, उसमें मैं सिलाई के DIYs, पुराने कपड़ों से नए कपड़े बनाती थी डिजाइनर, वो मैं शेयर करती थी। उसको मोनेटाइज होने में लगभग लग गया था 9-10 महीने। मैंने शुरू किया था वो चैनल 5 अक्टूबर को, मुझे ध्यान है 5 अक्टूबर 2019 को। और वो मोनेटाइज जब हुआ था तो उसमें हो गए थे जी अगले महीने के, नहीं 5 अक्टूबर को हुआ था, फिर मैंने करते करते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च में मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, और अप्रैल में वो मोनेटाइज हो गया था। मार्च 8 को मुझे याद है वुमेन्स डे की हम लोगों की किट्टी थी, तो मैंने वहां पर आते ही वहां से एक वीडियो शूट करी थी और 1000 सब्सक्राइबर होने का वो करा था। तो 6-7 महीने में लगभग उसका क्राइटेरिया पूरा हो गया था, और तब वो मोनेटाइज हो गया था। लेकिन उसमें व्यूज इतने कम आते थे कि वो मोनेटाइज होना ना होना एक बराबर बात है, एक महीने में $100 भी आपके नहीं होते। लेकिन जब लिव लाइफ इजी वाला, जब ये वाला चैनल बना व्लॉग वाला, तो इसमें यह था कि मैंने अप्रैल में शुरू किया, 18 मार्च को, 17 मार्च को मैंने स्टार्ट करा था। पहला वीडियो जो गया था वो शायद 18 मार्च को गया था, और एग्जैक्ट एक महीने बाद 17 अप्रैल को मेरी वीडियो वायरल हुई। एंड उसके वायरल होते ही 3-4 दिन में वॉच टाइम, सब्सक्राइबर सब पूरे होते चले गए थे। अपडेट होने में टाइम लगा था, लेकिन वो अगले महीने, समझ लो 1.5 महीने से पहले पहले वो मोनेटाइज हो गया था। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ना कंटेंट वायरल हो रहा है या नहीं हो रहा। जो जस्टिफाई का भी था वो और वीडियोस पे नहीं हुआ, उसमें एक साड़ी रीयूज वाली वीडियो थी, वो वायरल हो गई, उसमें 1.25 लाख के करीब व्यूज आ गए, उसी से सब्सक्राइबर भी आ गए 1200 कुछ, उसी से मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया था। लेकिन अगर आपके वीडियो एक, मतलब एक भी नहीं ऐसा चला ना जो 1-1.5 लाख अपने दम पे कर जाए, तो फिर इस चीज को करते करते आपको साल भी लग सकता है, वरना पूरा होने को आए तो हफ्ते में पूरा हो जाए। नेक्स्ट, आपने अपने मम्मी पापा और दादी दादा की सेवा की, तभी आप इतनी संपन्न हो और इतनी प्रगति कर रहे हो अपने जीवन में, उनके आशीर्वाद ही फल फूल रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। इसीलिए मैं हमेशा, भले मैं आज ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रही, लेकिन फिर भी मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि जायदाद का मुंह मत देखो। अगर बड़ों की सेवा करने का आपके हिस्से में आ गई है सिचुएशन ऐसी कि आपको करनी पड़ रही है, तो उसे बोझ मत मानो, अपने आप को ये मानो कि ठीक है ये आपके हिस्से में आई है, इसका मतलब भगवान आपको कुछ देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, आप कौन सी नाइट क्रीम यूज करती हो एंड मॉइस्चराइजर? क्या 30 के बाद एंटी एजिंग नाइट क्रीम या रेटिनॉल यूज करना जरूरी है? एंड फेस योगा या मसाज से भी फर्क पड़ता है? दी जी, मैं कौन सी नाइट क्रीम यूज करती हूँ? कोई सी नहीं, मैं ग्लिसरीन वाला वो जो सीरम बनाती हूँ वही लगाती हूँ रात को भी। दूसरी चीज, 30 के बाद मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती, तभी तो मैं कहती हूँ इतने सारे महंगे प्रोडक्ट वो एक ही सीरम में खत्म। उससे ना मुझे नाइट क्रीम की जरूरत पड़ती, ना मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ती। उसके बाद मैं लगाती हूँ सीधे सनस्क्रीन, प्योर स्किन वाली, एंड देन लैक्मे का कॉम्पैक्ट, अभी भी जो है वो वही लगा रखा है। दूसरी चीज, एंटी एजिंग नाइट क्रीम, अगर आपकी स्किन ऑयली है, आप ग्लिसरीन वाला सीरम नहीं लगा सकते, तो जरूर लगाओ एंटी एजिंग क्रीम, रेटिनॉल क्रीम, जो आपको सूट कर जाए, आपके बजट को सूट कर जाए। और ड्राई स्किन है तो ये ग्लिसरीन वाला जो मैं लगाती हूँ इससे बेटर कुछ भी नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एक इससे। दूसरा, फेस योगा या मसाज, इससे फर्क पड़ता है। अब मैंने मसाजर मंगाए हैं, 4 की वो पैक आया है जो मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर करा,
पर्पजली, मतलब पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही थी जब मैं ऐसे ऐसे करके टैपिंग के बात कर रही हूँ कि मुझे वो चाहिए गुआशा। मैंने मंगाया, सच में काम करेगा वो। अगर बिल्कुल सीधी सी बात है, देखो अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना अपनी स्किन के लिए, थोड़ा सा भी करोगे तो वो कुछ नहीं से तो बेहतर ही होगा। तो आपकी स्किन, आपके साथ के लोगों में से ना 10 में से 8 अपने आप आपसे पीछे ही रह जाएंगे। आप उन चुनिंदा 2 में होंगे जिनकी स्किन अच्छी है। और ये मैं बता दूं कि मेरी स्किन ना, मतलब लिटरली जो होती है ना बेकार स्किन, जिसपे ना मेकअप अच्छा लगे ना रंगत, जरा सा धूप में गए तो काली हो गई, जरा सा पानी में नहा लिए तो फट गई, मतलब झरने वरने में, वैसी थी। मैं अपनी स्किन से इतनी ज्यादा नाखुश रहती थी। और जैसी मेरी टीन एज में कभी नहीं रही ना, वो अब 45 के बाद है इस टाइम पे स्किन। तो ये चीजें भैया, नाइट केयर और ये सब चीजें काम करती हैं, करनी चाहिए सबको। अब मेरे बच्चों की स्किन रहेगी अच्छी, क्योंकि शुरू से मैं उनको वही चीज लेकर चल रही हूँ कि आराध्या की जैसे ड्राई स्किन है, वो तो यही सीरम लगाती है, और अब उसका दिनों दिन ग्लो इतना बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि अब कुछ तो नेचुरल ब्यूटी एज है, और दूसरा वो लगेगा सीरम, तो इनकी रहेगी देखना इतनी बढ़िया, शुरू से सुंदर। तो करनी चाहिए स्किन केयर। नेक्स्ट एक और सवाल, जब मैं फिजिकल बीमार होती हूँ तो मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगती है, कि आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बल्कि मेरे साथ तो उल्टा होता है। मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है तो मेरी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। एंड हर बार रूटीन बना के ठीक चल रही होती हूँ, आपको फॉलो करते हैं, बट जब बीमार होती हूँ ऐसा टूट जाती हूँ, वापस आना भी नामुमकिन हो जाता है। अभी बस ड्यूटी ही जा पा रही हूँ, सारा रूटीन बिगड़ गया, डिप्रेशन एंजाइटी सब चालू है। आप अपने जैसा डील करना सिखाओ प्लीज, आपकी आवाज ही मेरी थेरेपी है। आप जब से यूट्यूब पे हो तब से आपके रूप में एक बड़ी बहन मिली है, मेरी रियल सिस्टर नहीं है। देखो बहन, जो ये परेशानी बता रही हो ना, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं इस टाइम इससे इतनी गंदी तरीके से जूझ रही हूँ। जब भी छुट्टी पड़ती है, मेरे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरीके की हेल्थ की बैंड बज जाती है। कारण वही है कि मुझे चाहिए कि मैं कहीं बाहर चली जाऊं, कहीं घूम आऊं, कहीं कुछ हो जाऊं। अब इनके पेपर हैं, जा पा नहीं रहे कहीं, कांवड़ की वजह से आप शहर में भी नहीं घूम सकते, ऑलमोस्ट जेल बन चुका पूरा शहर। तो भैया बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। और मजे की बात देखो कि हम घर में हैं, काम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमसे काम नहीं हो रहा। आपकी तो तबीयत खराब है, तो टेक इट इजी, अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम दो, हो जाएगा सब ठीक। एकदम भगड़ दगड़ नहीं मचाओ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने 10-15 दिन काम नहीं किया तो, जब उठोगी सही होगी, सब हो जाएगा। अभी नहीं मन कर रहा, अपनी बॉडी को होश लेने दो, नहीं तो फिर वही है कि बर्नआउट होएगा, फिर कर ही नहीं पाओगी। तो मत करो पुश, सिंपल मैं तो यही करती हूँ। मुझे लग रहा है मेरा मूड नहीं है आज, मन और मूड की हमेशा नहीं सुनती, लेकिन कभी लगता है ना कि जिस काम करने जा रहे हैं, नहीं यार नहीं मन कर रहा, तो नहीं मन कर रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। टीवी देखो, मजे करो, जो करना है, सोना है, आराम करना है, कुछ बाहर खाना है, कुछ भी जो करना है कर लो। तो ये मैसेज जाता है दिमाग को कि हाँ मैं अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत जी सकती हूँ, मेरी खच्चरों वाली जिंदगी नहीं है कि मन हो या ना हो काम करना ही करना। तो वो वाली चीज है। अब हमेशा सोचोगे मूड है तो मैं वीडियो बनाऊं, मूड है तो मैं ये काम करूं, मूड है तो मैं सफाई करूं, फिर तो नहीं होने का भाई, लेकिन कभी कभी का चलता है। नेक्स्ट, हाय दी, मैं लिव लाइफ इजी की व्यूअर हूँ। आप काम कैसे स्विच करती हो, स्पेशली आप खुद को सेल्फ केयर में लगते हो तब, उसमें उलझते नहीं हो? अगर मैं स्किन केयर या सेल्फ केयर कर रही हूँ तो वही करने का मन रहता है, उसमें कई थॉट्स आते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती, प्लीज बताना। भाई ऐसा मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि सेल्फ केयर आपने देखी है मेरी जितनी भी होती है ना, जो मैं रेगुलर करती हूँ, 5 मिनट से अगर ऊपर जाए तो पक्का है कि वो रेगुलर हो नहीं पाएंगी। बाकी हेयर केयर या और कोई फेस पैक वगैरह, भगवान जानता है, आप लोग भी जानते हो, वो तब होता है जब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई। बालों में कुछ तब लगाऊंगी जब मुझे लगेगा अरे ये तो टूट रहे हैं, ज्यादा खराब हो रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहे, सही चलते रहते हैं बेचारे, उनमें कुछ नहीं लगता। तो अगर हमने किसी प्रॉब्लम के चलते स्किन केयर या हेयर केयर कर भी लिया, तो ये थोड़ी है कि फिर हम उसी में लगे रहेंगे। मतलब सारा दिन कौन मास्क लगा के रहेगा, सारा दिन कौन स्किन केयर या हेयर केयर कर सकता है? आपने अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा निकाला, ठीक है, इतनी देर मास्क लग रहा हो, उतनी देर बच्चे पढ़ा लिए या बच्चों का ध्यान दे लिया। स्किन केयर या हेयर केयर ऐसी चीज ही नहीं है ना जिसमें आप पूरा दिन लगा दें, तो मतलब ही नहीं है होने का, क्यों हो रहा है आपके साथ? नेक्स्ट, बात यह है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि ये वाला लगा लिया, आप क्या लगाऊं? तो देखो,
ये रेमेडी वाले चैनल चाहे कुछ भी बता लें, भाई उनका काम है, अगर उन्हें वीडियो पोस्ट करनी है तो उनको कुछ नया तो चाहिए ना बताने के लिए। अब मैं है, मेरा रेमेडी वाला नहीं है, तो जब भी कोई ड्राई स्किन का कुछ आता है, मैं अभी भी बता रही हूँ ग्लिसरीन वाला सीरम से बेस्ट कुछ नहीं है। मैं हर बार आपको ग्लिसरीन वाला सीरम ही बता दूंगी। अगर कुछ नया आया, अभी मैं अरोई के लिए एक्सप्लोर कर रही हूँ, नीम का पानी दे के देखा, 2 दिन असर लगा, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं उतना मजा नहीं आ रहा, साफी मंगवा दी, अगेन वही हुआ कि अभी हो रहा है असर, लेकिन फिर कुछ दिन बाद बंद हो जाता है। तो जब तक उसका कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं मिल जाता, तब तक मैं एक्सपेरिमेंट के दौर पर चल रही हूँ कि ठीक है अच्छा ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। लेकिन अगर आपको एक सटीक तरीका मिल गया, तो फिर आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट वो फार्मूला खत्म हुआ दूसरा बना लिया, छुट्टी। आप कोई रेमेडी वाले चैनल का यूट्यूब थोड़ी चला रहे हो कि आपको बार बार सोचना पड़ेगा उसके बारे में। जो आपके लिए परफेक्ट जा रहा हो, बस उसे एक तरीके, एक पैक, एक सीरम को अप्लाई करो एंड सॉर्टेड। फिर क्या सोचना। नेक्स्ट, मेरा एक सजेशन है भैया के चैनल के लिए, सर्व करने वाली प्लेट स्टाइलिश हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा है बहुत, बट थोड़े बर्तन धीरे धीरे 3-4 सुंदर सुंदर कटोरी प्लेट होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जस्ट अ सजेशन। अभी उनका ना मोड वो है कि पहले मुझे कर लेने दो, मैं उन्हें फोन स्विच करने के लिए कह रही थी, उनका फोन में उतना ज्यादा 4K वाला कैमरा नहीं है, तो मैंने कहा था मेरा एक फोन जो कर सकता है इतना टाइम मैनेज, उसमें कर लो। अभी वो कुछ नहीं उसमें करना चाह रहे स्विच, वो कह रहे हैं अभी मैं सिर्फ बना लूं और मैं करता हूँ, एक बार लगे कि हाँ परमानेंट हो गया या शॉर्ट हो गया, मुझे करना ही है, तो मैं धीरे धीरे करके करूंगा। तो अब वो ये वाले क्रॉकरी तो उनके दिमाग में आई थी, वो कह भी रहे थे, तो अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, मे भी उसमें से हम कुछ ऑर्डर कर भी लें। ये उनके पे भी आए हैं कमेंट, और हम इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं, और होना भी चाहिए। जो कुकिंग वाले चैनल हैं वो अच्छे डिजाइनर से बर्तनों में करते ही हैं, तो मैं भी कह रही हूँ वो खुद भी समझ रहे हैं इस चीज को, जल्दी ही चेंज दिखेगा आपको। नेक्स्ट, बच्चे को सेरेलैक खाने की आदत कैसे छुड़ाएं, वह बहुत दुबला है, कुछ भी ठीक से नहीं खाता, 2 साल का हो गया, मुझे उसकी वजह से हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कृपया मेरी मदद कीजिए। उसके लिए ना नए नए यम्मी टेस्ट घर पे जो बन सकते हैं, उसकी बॉडी के लिए ठीक है, आपको सिर्फ बनाना है एंड उसको चखाने की कोशिश करनी है। सेरेलैक खा रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, उससे बेटर कुछ मिलेगा वो छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं सेरेलैक ही खाऊंगा। इतना छोटा बच्चा चलता है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे, अच्छा लगेगा टेस्ट, खाने लगेगा दूसरी चीज। तो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग न्यू रेसिपीज। नेक्स्ट मैम, मेरी 8 मंथ की एक बेटी है, मैं ससुराल में सास ससुर के साथ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरा सी सेक्शन हुआ था तो पीठ में दर्द रहता है, मेरे हस्बैंड बात पर बहुत गंदी गाली देते हैं मेरे, और नहीं मेरी बेटी के खर्चे भी नहीं उठाना चाहते। मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है, मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ पर टाइम नहीं मिलता, बताओ मैम मैं क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ, प्लीज क्या रिप्लाई करें, जरूर देना। देखो अभी आपकी बेटी 8 महीने की है, अभी तो आपकी बॉडी भी मुझे लगता है इस मोड में नहीं आई होगी कि आप पेड सिलाई का काम कर सकें, लेकिन जब आपको आती है सिलाई तो थोड़ा बहुत आगे आगे आप कर लोगी। बस बच्चे को ऐसा पालो, अभी 8 महीने की है, अभी आपके हाथ में बात है कि हर मिनट आपसे चिपकने की आदत उसमें ना पड़े, टाइम पे उसकी चीजें देना शुरू करो, उसका खाना पीना शूशु पॉटी सब कुछ ना टाइम के हिसाब से करो, ताकि उसका एक रूटीन डिसिप्लिन में रहे और आप उसके साथ दूसरे काम के लिए टाइम निकाल सको। क्योंकि अभी 8 महीने की है, अगर आपने उसका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा, उसको रूटीन में नहीं बांधा ना अभी से, अभी वो आपके हाथ में है, आप जैसा रूटीन बना दोगी वैसा बन जाएगा मोस्टली। तो अगर वो रूटीन में ना हुई तो फिर आप सारा दिन अभी 4-5 साल उलझी रहोगी उसी में, वो आपको करने ही नहीं देगी सिलाई। तो फिलहाल तो आप ये ध्यान दो कि सिलाई अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो फिलहाल उसका रूटीन बनाने पे ध्यान दो, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि मेरे हस्बैंड तो मुझे पैसे देंगे नहीं, मुझे सिलाई करके ही बनाने हैं पैसे, तो उसके लिए मैं अगर होएगा अभी मैं करने भी लगूंगी, तो मैं टाइम मैनेज कैसे करूंगी बच्चे के साथ। तो अपना बच्चे को ऐसे पालो कि उसके साथ आपका टाइम निकलता रहे। नेक्स्ट मैम, मैं एक 18 साल की हूँ, 12 पास हूँ, घर के सारे काम करती है पर घर वाले इसको समझते ही नहीं, बहुत देर लगती है, बहुत डर लगता है, क्या लड़की की कोई इज्जत नहीं मिलती, डर लगता है शादी के नाम से भी, क्या करूँ प्लीज रिप्लाई। देखो आप 18 साल की हो, 12th पास हो, अपने घर में आप सारा काम करती हो, लेकिन घर वाले उसको समझते नहीं। आपको क्या लगता है अगर वो समझेंगे तो वो क्या कहेंगे? हर बात पे आपकी तारीफ करें, ये फिल्मी फैमिली नहीं होती।
ठीक है, आप काम कर रहे हो और ये मान के चलो, मैं सारी अनमैरिड लड़कियों को कहती हूँ, अगर उनको मैके में एक अच्छा एटमोसफेयर नहीं मिलता और उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ रही हैं, लेकिन कोई उसको जज नहीं कर रहा कि भाई इतना अच्छा है काम करके दे रही है, कंसिडर ही नहीं कर रहा उसकी अच्छाई को, आप ये मत मानो कि आपका क्या ये होएगा। आप ये मान के चलो कि आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, आप यहाँ पर रहकर जो कुछ भी सीख रही हैं, जो कुछ भी प्रैक्टिस कर रही हैं, वो आपका कहीं ना कहीं स्किल इम्प्रूव हो रही है और वो स्किल आपको आगे जाके लाइफ में काम आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि लड़की को एक घर तो जरूर सुख मिलता ही है, अगर दोनों जगह ना मिले। अगर आपको पीहर में ज्यादा नहीं मिल रहा प्यार सम्मान सुख, तो आपको ससुराल में मिल जाएगा। पति अच्छा मिल जाए ना तो समझ लो आपकी नैया पार लग गई आधी से ज्यादा। ससुराल वाले तो बाद की बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं शादी से डर रही हूँ या कुछ है, अभी आपकी उम्र बहुत कम है। आप बस अभी नई नई चीजें सीखो, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, फिजिकली भी इमोशनली भी स्किल सीखो, ऐसे बनो कि बढ़िया लड़की जिसे कहते हैं। शादी या शादी के नाम से डरना, ये सब चीजें अभी दिमाग से निकाल दो। नेक्स्ट, हेलो नमस्ते सुनीता जी, मेरी प्रॉब्लम है एक मेरी बेटी के ससुराल की। उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके सास ससुर उसके देवर के साथ रहते हैं थे, बट अब उसके देवर देवरानी ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो दूसरी मंजिल पर रहते थे, अब मेरी बेटी को सास ससुर उनके साथ रहते हैं। रात को निकाल दिया, मेरी बेटी उनको रख लिया, 2 मंथ हो गए। उसके ससुर ने सारी प्रॉपर्टी उसके देवर को दे दी। पहले भी काफी बातें होती थी, मेरे के भी टेंशन होती है, कोई हिस्सा नहीं देते। नीचे रूम में मेरी बेटी रहती है, एक रूम है उसके पास। अब उसका ससुर काफी बीमार हो गया, हार्ट की बीमारी, सारा खर्चा मेरी बेटी और ने किया। मैं आपसे सोल्यूशन लेना चाहती हूँ कि उनका हिस्सा मिल जाए। मेरी बेटी को शुगर की बीमारी है, उसके बेटे है, एक 15 साल, दूसरा 10 साल का। मेरी बेटी चाहती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई सुझाव दें प्लीज बताएं। तो बहुत बातें तो बहुत हैं, बट मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, जवाब जरूर देना। देखो, अगर आपकी बेटी को ऐसा लग रहा है, अभी यहाँ देखने में लग रहा है कि देवर देवरानी ने शायद उनको रखा ही इसीलिए था कि उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले लें, और जैसे ही प्रॉपर्टी उनके नाम हुई, उन्होंने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। तो अगर आपके ससुर एक समझदार व्यक्ति हैं, नॉर्मल मान के चल रही हूँ, बहुत बुद्धिजीवी नहीं भी है, तो आपके जो बेटी दामाद हैं उन्हें उनसे ये बात करनी चाहिए कि पापा आपका कहीं ना कहीं मिसयूज कर लिया। अगर आपके ससुर अभी जिंदा हैं, उनकी लड़की के आपकी, अगर वो अपनी जायदाद देवर के नाम कर सकते हैं, तो अभी जीते जी उनके पास ये अधिकार है कि वो उस नाम करी हुई जायदाद को वापस भी ले सकते हैं। तो अगर वो सुन लें एक खुले मन से, तो उनसे बात करें कि आपका पागल बनाने के लिए उन्होंने रखा, ऐसे आपको निकाल दिया, तो आप अपनी प्रॉपर्टी अपने हाथ में रख सकते हो, दोबारा आएंगे घुटनों पे। और जब उनकी प्रॉपर्टी उनके पास आएगी तो वो आपके बेटी दामाद के नाम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो अपमान उनका हुआ है उसका कहीं ना कहीं वो भरता कर सकते हैं कि भाई मैं अब आप तुम्हें बताता हूँ, बाप है वो, तो उनको वो चीज उनकी शक्ति याद दिला सकते हैं वो। इस बहाने से जो देवर देवरानी ज्यादा सुरते बन रहे हैं, मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये इलाज बता रही हूँ, तो उनको सबक मिलेगा। और प्लस हो सकता है आपकी बेटी दामाद को प्रॉपर्टी भी मिल जाए। नेक्स्ट, ऐसी नेगेटिव सास मिली है, मेरा बेटा 10 मंथ उनके पास था और पता नहीं कैसे गिर गया, सर पे लग गई और वह बहुत तेज रोने लगा। मैं बिना कुछ बोले उसे रूम में ले गई, चुप कराया और फिर खाना देने बाहर आई। ससुर जी मुझ पे ही चिल्ला के बोलने लगे, मैं वहीं था, अपने आप गिरा है, जबकि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बड़ों को ध्यान देना चाहिए। सास भी आ गई और कहने लगी, तुम लोगों का यही नाटक है, बच्चा नहीं मुसीबत हो गया, कल से कोई काम मत करना, अपना बच्चा देखो। मैंने भी बस इतना कहा कि मैंने आपको कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी आप मुझे सुना रही हैं, मेरी ममता कोई नहीं समझ रही। मैंने ये भी बोला आपका बेटा गिरा होता तो आप कुछ ना कहती अपनी सास को, तो बोली हाँ कहती, फिर कह रही मेरी सास तो देखती भी नहीं थी, हम सारा काम बच्चे लिए लिए करते थे। मैंने भी बोल दिया कल से मैं संभाल लूंगी बच्चे को भी और काम भी कर दूंगी, सिर्फ काम करती हूँ तब बच्चा उनके पास रहता है, या बाथरूम जाती हूँ तब। अब से सुबह जल्दी उठ के काम खत्म करूंगी ताकि कम से कम टाइम बच्चा उनके पास रहे। आप बताएं गलत हूं तो। गलत सही कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा रिएक्शन हो गया आपकी तरफ से भी और सास ससुर की तरफ से भी। बात ये होती है कि मैंने बस इतना ही कहा,
आपका वो इतना ही कहना, क्योंकि वो ऑलरेडी गिल्ट में थे कि उनके रहते रहते बच्चा गिर गया, आपने इतना सा कह दिया, उनके एकदम फटे हुए क्या ना गुब्बारे वाली हालत हो गई। कभी कभी हमारी इतनी छोटी सी बात भी बवंडर खड़ा कर देती है, वो हुआ है सिचुएशन में। अगर आपका बच्चा गिर गया था, देखो अब आप उसे लेके आ गई, उसको जो दर्द होना था हो गया, अब जो उसका आप उपचार करोगी वो करोगी, लेकिन इतना सा ये जुमला जो आपने बोल दिया, ये आगे की बात बढ़ गई फालतू में। इसी चीज को ना बोलती, चुपचाप ले आती, है ना, बात खत्म हो जाती, कुछ बात होती ही नहीं। ये बोल के आपने कुछ पा तो लिया नहीं, उल्टा बवंडर और खड़ा हो गया। तो अब तो जो चल रहा है ठीक है, अब ये है कि मैं बच्चा भी संभाल लूंगी, मैं काम भी कर लूंगी, कुछ दिन आप कर लेंगी गुस्से में, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर यही रियलाइज होगा कि बिना मतलब की बात मैंने क्यों ही बढ़ाई। जब हम दूसरे के पास बच्चा छोड़ते हैं ना, चाहे इतनी देर के लिए ही छोड़ें, तो देखो पॉसिबिलिटी रहती है, और क्या हो कि हमारे बैठे बैठे ही बच्चे के चोट लग जाए। इस टाइम पे जिसके सामने बच्चा गिर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली गिल्ट में रहता है, अगर माँ जरा सा भी कुछ कह दे तो वो बात ऐसे ही बढ़ती है हमेशा। तो आपको वो बोलना ही नहीं चाहिए था, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब जैसे चल रहा है चलाते रहो, थोड़े दिन करके देख लो, है ना। बात इसमें यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की है नहीं, बात यह है कि दोनों ही पार्टी ओवर रिएक्ट कर गई, ना समझदारी आपने दिखाई ना उन्होंने। बच्चा तो ठीक हो गया थोड़ी देर बाद, लेकिन अब ये राड़ चलेगी कई दिन। नेक्स्ट, दो बातें बहुत अच्छी लगी आज। एक, कोई आके बताए कि फलाना आपकी बुराई कर रहा था तो उसका मुंह जिप लॉक कर दो। दूसरी, कोई और बुराई किए जा रहा तो बोलो लास्ट 1 घंटे से हम उसकी बात कर रहे हैं जिसे हम पसंद भी नहीं करते। वेरी नाइस, मैं अप्लाई जरूर करूंगी। मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन बताएं। मेरा एक बेटा 8 साल का है और वो ऑटिस्टिक है। वैसे तो उसमें बहुत सुधार है, बट अभी तक फुल्ली कम्युनिकेशन नहीं आया है। मैंने बहुत बहुत मेहनत की है उसके साथ, थेरेपी के साथ घर हुए वर्क किया है एट एवरी मैनर। थेरेपिस्ट मेरी मिसाल देती हैं दूसरे पेरेंट्स को, आई फील प्राउड। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे अपने बेटे की वजह से ऑफिशियल जॉब छोड़नी पड़ी, स्कूल में जॉब करनी पड़ी जिसमें बहुत कम सैलरी थी। अब मेरा सेकंड बेबी हुआ है, वो अब 14 महीने का है, तो मुझे प्रेगनेंसी के टाइम से ही जॉब छोड़नी पड़ी, कुछ कॉम्प्लिकेशन थे। अब मैं चाहती हूँ फिर से स्कूल ज्वाइन करूँ, तो मेरी सास बोलती है मैं नहीं देख सकती, बेबी को खुद देखो। मैं परेशान हूँ, अभी की सैलरी से ओनली घर नहीं चल सकता, घर ही चल सकता है, कोई सेविंग नहीं है, जो थी वो खत्म हो गई। हबी ने भी समझा दिया मम्मी को, बट वो नहीं मान रही, क्या करूं, मायके से कोई उम्मीद नहीं है। हबी बोलते हैं मत करो फिर जॉब 1 साल, और जब से ये स्कूल जाने लगे तब कर लेना, मैं मैनेज कर लूंगा, बट मैं जानती हूँ नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूँ, कुछ बताइए। बड़े बेटे पे भी ध्यान देना है और छोटा वाला भी फुल्ली नीड के है। व्हाट टू डू नाउ? फॉलो योर हस्बैंड्स एडवाइस। जब वो आपकी सास किसी भी तरीके से राजी नहीं है, तो भैया बच्चे हमने पैदा किए हैं, अब उन्हें कैसे पालना है ये जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आपको 1 साल, वही सही कह रहे हैं वो, जब तक ये स्कूल न जाने लगे आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको बच्चों को केयर भी करनी है। नौकरी भागी नहीं जा रही, लेकिन जो इस टाइम पे बच्चों को जरूरत है वो एक्चुअल है। या तो आप रुकें या आपके हस्बैंड, ठीक है ना। कर तो इन्हीं के ले रहे हैं अल्टीमेटली घूम के। एक तो होती है कि भाई सरकारी नौकरी है, छोड़ ही नहीं सकते, तब भी आदमी फिर विदाउट पे लीव लेगा, कुछ करेगा ऐसी कंडीशन में, साथ लेके जाएगा बच्चे, कुछ तो करेगा ही। तो आप ये मान के चलो कि अब हमारे बच्चे हमें ही पालने हैं, सास ने हाथ खड़े कर दिए, तो आप खुद देखोगी कि आपको यही समझ में आएगा। दूसरी चीज, वो कह रहा है तब मैं मैनेज कर लूंगा, आप कह रहे हो नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा। विश्वास तो रखो अपने पति पे भी, दोनों मिलके करोगे तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा बेटा 4 साल का है, वो स्कूल जाता है तब रोता है, कभी कभी खुश होके जाता है, पूरा 1 साल ऐसे ही निकल गया, सोचा हो जाएगा एडजस्ट, बट अब स्कूल चेंज कर दिया, उसमें भी 10 दिन हो गए, बट कई बार अब भी रोता है स्कूल के नाम से। अभी वो LKG में, क्या करूं, कैसे रूटीन बनाऊं उसका। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब में है, प्लीज बताओ दी 4 से 5 साल के बच्चों को कैसे हैंडल करें फॉर स्कूल। देखो हमारे यहाँ तो स्कूल ऐसे हैं, मेरठ में मैं बताऊं, बिल्कुल ऐसे हथेली पर रखते हैं बच्चों को। छोटे बच्चे हमारे यहाँ के कोई भी रोता हुआ नहीं जाता। इवन मेरे स्कूल है, मेरा तो सरकारी है, इतनी सुख सुविधाएं नहीं, कोई प्ले वाली अलग से मैम नहीं मिल रही, कुछ नहीं। आता है बच्चा शुरू में 1 आध दिन रोता हुआ, लेकिन जब माहौल क्लास का प्लेजेंट सा होगा ना, मैं उनके साथ ऐसे बात करूंगी, उन्हें छेड़ूंगी, उनके साथ हंसती मजाक चलता रहेगा, उसको ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे कोई डर नहीं है, या अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, साथ के बच्चे
फिर वो 2-3 दिन में बच्चा नॉर्मल हो जाता है, नहीं आते रोते। तो सबसे बड़ा रोल इसमें जो है वो स्कूल का ही है कि स्कूल में एग्जैक्टली फॉलो कैसे कर रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके टेंट्रम्स को। तो आप वहां जाके ना स्कूल में ही, नहीं तो एक कोई ऐसा स्कूल ढूंढो जिसकी रेपुटेशन हो ऐसी, तो जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से अभी तक, मेरी लड़कियां पढ़ रही हैं, उस स्कूल की रेपुटेशन ही ऐसी है कि वहां पे ना बिल्कुल अल्ट्रा रिच लोगों के बच्चे आते हैं और वो बिल्कुल ऐसे रखेंगे हथेली पे कहना बच्चों को, इतना सा भी कोई हार्श वर्ड, ऊंची आवाज नहीं, बिल्कुल बिचा बिचा करके, और सब कुछ सिखा भी देंगे। तो मैंने ऐसे नहीं कि केवल इसीलिए, फिर मैंने स्टडी देखी कि बच्चा वहां का यूकेजी का बच्चा इतना कुछ कर रहा है जो नॉर्मल में फर्स्ट में नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में ही, मतलब एलकेजी में। तो मतलब पढ़ाई भी अच्छी है, आपके बच्चे को डांटा धमकाया भी नहीं जा रहा, और क्या चाहिए। ऐसा स्कूल चुनो जिसकी रेपुटेशन ऐसी हो, एटलीस्ट फॉर अर्ली क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ माँ बाप की प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे को अगर रोना बंद होएगा तो वो स्कूल के माहौल से ही होएगा। तो आपकी कमी जो होती है ना ऐसे टाइम पे स्कूल में ही होती है, आप बस यहाँ से भेज सकते हो उसे, लेकिन काम वही होएगा। अगर स्कूल में उसको अच्छा लगेगा ऑटोमेटिकली उसका रोना बंद हो जाएगा। तो स्कूल देखो ऐसा कौन है, तो ये साल तो निकलेगा, अगली साल से उसका फिर स्कूल स्विच करना। फिर नेक्स्ट, दी मेरी सास वैसे तो ठीक ठाक है, बट मेरी नंद बहुत चुगली करती रहती है मेरे से, बातों बातों में बहुत स्वीट बन के, और फिर मेरे बारे में सास को कुछ उल्टा बता देती है, कुछ बातों को काट के खुद से कुछ बातों को जोड़ देती है। मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट करते हैं, वो 2-3 बार देख चुके हैं कैसे उनकी बहन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है हम सास बहू के बीच। लेकिन मेरी सास अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे उनकी बेटी के कारण हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। और मैं अब आपकी वीडियो बहुत टाइम से देखती हूँ, अब मैं बहुत लिमिटेड बात करती हूँ उससे, और ज़्यादा कुछ बताती नहीं। इस बात से वो उसको प्रॉब्लम है कि कॉल नहीं करती, लेकिन क्या बात करें ऐसे लोगों से फॉर्मेलिटी के लिए, कभी कभी कर लेती हूँ। पहले मेरा नेचर बहुत फ्रेंडली था उससे, तो सब कुछ बता देती थी, लेकिन अब नहीं। बट वो अब भी चुगली करती रहती है सास को फ़ोन पे बात कर करके, इसीलिए मेरे सास को भी फ़ोन करके करने का मन नहीं करता। मैं और मेरी ननद एक ही सिटी में रहते हैं, तो कभी छुट्टियों में घर आ जाती हूँ तो वो भी साथ ही जाती है, मैं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करवाती रहती है। फिर मेरी सास का बिहेवियर चेंज हो जाता है, जब सास की तबीयत खराब हो तो मैं यहाँ से गई सेवा करने, ठीक हो गई तो बस मेरी बेटी अच्छी है, जबकि जब वो बीमार थी तो ननद वही थी, वापस आ गई। मेरे बेटे का स्कूल है। आपको थोड़ा सा बस बोलने की कला सीखनी है ऐसे लोगों के साथ। उसको, मुझे जो समझ में आ रहा है ना, उसको कोई काम नहीं है सिवाय ये डले बखेरने का, हमारी भाषा में कहते हैं कि बैठे हैं तो इधर उधर डले बखेर रहे हैं, यानी कि कंकड़ बिखेर रहे हैं, ताकि और लोग उस पर चलें और परेशान हो। उसको कोई और काम नहीं है इसके अलावा, आप उसको लाइटली लो। आपकी जिम्मेदारियां जो हैं जितनी आपसे होती रहे पूरी करते रहो। रही बात ये कि जी फोन पे क्या बात करें, अपने मन की ना बताना, सिर्फ एक यही फिल्टर तो लगाना है, उसकी सारी सुन लो, हाँ हूँ कर लो, अगर इस चीज को लेके घर में कलेश हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज वही कि जब सास आपके किए करने के बाद भी सेवा के मेरी बेटी अच्छी, मेरी बेटी अच्छी, तब एक आध बार डायलॉग मार दो कि हाँ वो अच्छी बेटी हो तो गई थी फरार, सेवा के टाइम पे तो गायब हो जाती है गधे के सिर से सींग की तरह आपकी बिटिया, पर अच्छी तो वही रहेगी क्योंकि बेटी है। एक बार बोल दो, विद स्माइल बोला करो ऐसी चीजें, भाई सब ऐसी लगती है ना ठा जाके, सामने वाले को ये नहीं समझ में आता कि मैं इस पर गुस्सा करूं हंसूं, बस उसके बस की फिर इतना होता, वो इतना बड़ा मुंह बना लेगा और बैठ जाएगा और फनफना रहेगा, खुद थोड़े दिन आपसे ना बड़ी लिमिटेड सी बात करेगा और आपको आ रहे होंगे मजे उस टाइम पे। नेक्स्ट, हेलो मैम नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे मेरे मिस्टर ने 2 साल से अपने पीहर जाने नहीं दिया, पर इस बार मान जबरदस्ती चली गई, क्या मैंने सही किया? और क्या, जब कोई किसी जायज बात के लिए मना करे ना तो एक बार हक से ये पूछा करो क्यों, फिर वो जवाब नहीं देगा तब तक पूछते रहो कि क्यों नहीं जाना, एक्सप्लेन करो। अगर मैं कन्विंस हो गई तो रुक जाऊंगी, आप कन्विंस नहीं होते तो फिर चले जाओ। तानाशाही किसी की नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, हेलो दी, एक बात पूछनी थी कि आप जो ऑनलाइन कपड़े का वर्क करती हैं वो कैसे करती हैं, क्या उन कपड़ों के चार्जेस भी लगते हैं क्या? प्लीज उसकी प्रोसेस बता दीजिए, मैं भी ये काम करना चाहती हूँ इंस्टाग्राम एफबी पर, या फिर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। इस पर डियर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है
और बहुत से लोग पूछते हैं, जाहिर सी बात है जब हम अपने जैसी किसी को देखते हैं कि वो सामान दिखा रही हैं, वीडियो बना रही हैं, उससे पैसे कमा रही हैं, तो हमारा ही मन करता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग सब करते हैं, तो उनको भी लगता है कि यार ये तो हम भी दिखा सकते हैं कि हमने क्या मंगाया है। इसीलिए मैंने इस चैनल पे भी, लिव लाइफ इजी पे तो पता नहीं, लेकिन इस पे और जस्टिफाई पे, दोनों पे डिस्क्रिप्शन में आपको जाके लिंक मिलेगा कि हाउ टू अर्न मनी, या मैं हॉल वीडियो से पैसे कैसे कमाएं, ये टाइटल था उसका। ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो आप वहां जाके देख लो। और मैं एज अ बहन सजेस्ट करूंगी, सच में ये एक ऐसा काम है कि आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग अब सब करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो अगर आप सिर्फ खर्चे के अलावा उससे कुछ कमा भी सकें तो कुछ बुरा नहीं है, ठीक है ना। तो सबको करना चाहिए कोशिश, अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है शॉपिंग में। नेक्स्ट, यू आर ग्रेट, लव यू, थैंक यू जी। नेक्स्ट, और ये लास्ट है इसका। दी, आप काफी टाइम से यूट्यूब पर हो, मैंने आपके सेकंड चैनल को स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है। आप 3 चैनल चलाती हैं, जॉब भी साथ में है। आप सर भी आपसे इंस्पायर होकर अपना चैनल चला रहे हैं, आपको तो यूट्यूब का नॉलेज अच्छे से हो गया होगा। ये कैसे क्या काम करता है, प्लीज मुझे भी अपनी जर्नी के बारे में और इनकम के बारे में बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। हम हाउसवाइफ जो कुछ नहीं कर पा रही बाहर जाकर, वो कैसे क्या करें ग्रोथ के लिए, प्लीज मैम सजेस्ट कीजिए। देखो, यूट्यूब का मैं कई बार यहाँ पर भी जिक्र कर चुकी हूँ, पैसे इससे इतने आ जाते हैं कि अगर आप चाहें कि भाई एक प्राइवेट नौकरी आप कर रहे होते, है ना, 8, 10, 15 हज़ार की, तो अगर आपका चैनल ग्रो कर जाता है तो आप आराम से यहाँ से इतने पैसे कमा लोगे। कम से कम बता रही हूँ, अगर आपका महीने में $100 हो गए तो भी आपके 8 से 10 हज़ार 9 हज़ार रुपए हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हुई मैं मिनिमम जो बता रही हूँ। और अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ तो $100 नहीं बैठे उस महीने, तो फिर आपकी अर्निंग उस महीने आती ही नहीं है, ये भी है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया किसके लिए है, क्यों जाना चाहिए और किसे नहीं। अगर आपके पास, दूसरे को देखा देखी मत जाओ, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो और लोग अभी तक नहीं दिखा रहे हैं, या फिर आपको उससे बेहतर पता है जो और लोग बता रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि अगर मैं ये औरों के साथ शेयर करूं तो उनकी हेल्प हो जाएगी, आपका इंटेंट क्या है, सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो यूट्यूब अपने आप पैसे नहीं देगा। आप घिस जाओ, वीडियो बना बना के आंखें फोड़ लो, कर करके मर जाओ काम इस पे, कोई पैसे नहीं आएंगे। अगर आप सिर्फ ये सोच के जाओगे कि मुझे पैसे कमाने हैं, आप ये सोच के जाओ कि मेरे पास कुछ है जो मैं शेयर करूंगी तो लोगों का भला होगा, लोगों का फायदा होगा, तो लोग देखेंगे, एंड जब लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे भी इससे आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसा फैक्ट, कुछ ऐसी स्किल है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। केवल ये कि इतना तो मैं भी कर लूंगी, जितना आप देख रहे हो उतना ही है, इतना नहीं है। स्टार्टिंग में आप एडिटर नहीं रख सकते, कुछ नहीं रख सकते। मैंने अभी तक एडिटर नहीं रख रखा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशू। मैं सारे दिन का शूट उसको भेजूं, फिर वो एडिट करे, है ना, रैंडम क्लिप्स हैं, या फिर मैं यहाँ पे ऑफिस क्रिएट करूँ कि वो मेरे सामने मेरी गैजेट पे करे, उसको फिर अलग से पैसे, इतने पैसे मैं अभी हैंडल नहीं कर सकती कि मैं उसको इतने दे दूं। तो मेरा क्या है कि मैं एडिटिंग खुद कर रही हूँ, तभी तो मुझे 4 पैसे बचेंगे। अगर आपको शुरू में एडिटिंग खुद करनी है तो अपनी एडिटिंग स्किल भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी साथ में उस स्किल के जो आप शेयर कर रहे हो। मान लो आप दिखा रहे हो मेकअप, आपको मेकअप बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको एडिटिंग नहीं आती, आप नहीं कर पाते। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, मेरे सर्कल में आप मुझे देख रहे हो, मुझे जानते हो, लेकिन ऐसी इतनी सारी हैं देवरानी, जेठानी, नंदे, फ्रेंड, जो मुझसे कहीं ज्यादा काम शायद घर पे कर रही होंगी, या उनके पास बहुत सारी ना चाहिए लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो शेयर कर सकती हैं कि उनसे बेहतर वो कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एक एक दो दो चीजें हैं सबके पास, लेकिन वो क्यों नहीं दिखा पा रही, क्योंकि उनको एडिटिंग नहीं आती। तो यूट्यूब पे अगर आना है पैसे कमाने, तो सबसे पहले एडिटिंग स्किल सीखो। अपनी जो नॉर्मल वीडियो आप डेली लाइफ की जो भी आपके पास है उसको कैसे हम दूसरे के सामने पेश करेंगे, एडिटिंग आ जाएगी तो फिर बस आपको स्किल अपनी एक चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। सबके लिए ओपन है और आज के टाइम पे बेस्ट काम है, करना चाहिए। लेकिन उससे पहले शुरू करने में तो 5 मिनट लगते हैं। अपनी वो स्किल पहचानो जो आपको लाखों करोड़ों यूट्यूबर्स के बीच में भी खड़ा कर दे कि हाँ ये चैनल इस बारे में है।
या इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो इस चैनल को देखो, तब आपको यूट्यूब पैसे कमा के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एपिसोड 227 के सारे प्रश्न पड़े हैं, तसल्ली से जवाब दिया है, क्योंकि मैं रात को शूट नहीं कर रही हूँ, सुबह शूट कर रही हूँ, इसी वजह से ये शायद वीडियो भी लेट जाएगी। क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे कि दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो साड़ी। देखो ये साड़ी मैंने मंगाई मीशो से, लेकिन कांवड़ की वजह से इतनी लेट आई कि ये हो गई आउट ऑफ स्टॉक, और अब ये मिल नहीं रही ढूंढे से भी। बट मैंने जब मुझे दिखानी थी तो मैंने लिंक ढूंढा इसका, ये सेम प्रोडक्ट मुझे मिल गया फ्लिपकार्ट पे। अब मैं आपको लिंक दूंगी फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट पे भी चल रही है सेल। ठीक है, उस पे भी ये मीशो के रेट में ही, बल्कि उससे सस्ते मिल रही है। मैंने ये मंगाई थी ऑलमोस्ट 1000 की, कुछ ही पैसे कम थे, और उस पे ये 900 समथिंग में है, मतलब उसी रेंज में है, महंगी नहीं। कपड़ा सेम है, डिजाइन सेम है, इसमें मिरर वर्क बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे छुटा हो ना, इसके मिरर छूट नहीं रहे हैं, जो इसमें के दूसरे मंगाई है उसके छुट रहे हैं, और पूरी साड़ी पे ये टेपिंग हुई हुई है, बहुत बढ़िया। कैसी लग रही है आप साइड में देख लेना, फोटो एक बार लगा दूंगी, और इसको टैग प्रोडक्ट में भी अगर ये हो जाएगी तो कर दूंगी। इस टाइम ट्रेंडी है, वो ब्लू वाली सबने पहन ली, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर ऐसा हो गया ना रिपीटेड सा, ये फ्रेश डिजाइन है, तो देख लेना इसको। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा एपिसोड। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, किसी के काम का लगे तो शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।